डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अध्याय 31। क्या तुम्हें मल खाना ही होगा? भाई मयंक, तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? शिवम गिल ने मयंक वर्मा को हैरानी भरे चेहरे से देखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। पूरे शरीर में बेचैनी महसूस करते हुए मयंक वर्मा अपने सामने मुस्कुराते हुए शिवम गिल को घूर रहा था। उसकी दोस्ताना मुस्कान ने मयंक वर्मा को ऐसा एहसास दिलाया जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे शिवम गिल करीब आता गया, मयंक वर्मा पीछे हटता गया, यहाँ तक कि वह अंततः दीवार से सट गया, जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। मयंक वर्मा ने दांत पीसते हुए हिम्मत जुटाई और शिवम गिल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मादरचोद, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सुना था कि भाई मयंक को ये जानना है कि गंदगी का स्वाद कैसा होता है, इसलिए मैं उनसे बात करने आ गया। शिवम गिल ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने मुंह से सिगरेट निकालकर उसे जलाया और विक्की की ओर मुड़कर कहा, विक्की, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? उठो और भाई मयंक से जीवन के बारे में बात करो। विक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवम गिल ने भौहें चढ़ाई, आगे बढ़ा और विक्की को ऊपर खींचने ही वाला था कि चिकन लेग, स्वादिष्ट चिकन लेग। विक्की वास्तव में आर्यन पर लेटा हुआ था, नींद में बड़बड़ा रहा था, उसके मुंह से लार टपक रही थी जो आर्यन के चेहरे पर गिर रही थी। सौभाग्य से आर्यन को पहले ही कोड़े मारकर बेहोश कर दिया गया था, वरना वह बहुत क्रोधित हो जाता। धिक्कार है, क्या वह इस सब के दौरान सो सकता है? शिवम गिल पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने अपना पैर उठाया और विक्की के नितंबों पर लात मारते हुए हंसते हुए कहा, तुम सचमुच कहीं भी सो सकते हो, शौचालय में भी मुर्गी की टांगों के सपने देखते हो? अगर नहीं उठे तो मैं तुम्हारे नितंबों पर इतनी जोर से लात मारूंगा कि वे फट जाएंगे। धिक्कार है, कौन मेरी गांड मारना चाहता है? विक्की उछल पड़ा, अपने नितंबों को हाथों से ढकते हुए चारों ओर सतर्कता से नजर घुमाई। शिवम गिल को देखते ही वह मुस्कुराया और बोला, धिक्कार है, स्वामी, मेरी पीठ पर बुरी नजर डालना आपकी बड़ी गिरी है। अपनी बहन पर मोहित हो जाओ, सुअर से भी ज्यादा आलसी, धिक्कार है। विक्की ने मुंह से टपकती लार पोंछते हुए हंसते हुए कहा, दरअसल मुझे कल रात अच्छी नींद नहीं आई, इसलिए मैंने थोड़ी देर झपकी ले ली। शिवम गिल को अब उसे कोसने का मन भी नहीं कर रहा था। यह आदमी तो सुधरने से परे था, जब चाहे जहां चाहे सो सकता था। अपने बगल में खड़े मयंक वर्मा की ओर इशारा करते हुए शिवम गिल ने कहा, भाई मयंक आपसे बात करना चाहते हैं, वहां जाए और कुछ बातें कीजिए। गुरु आपका धन्यवाद। विक्की जोर से हंसी और दौड़कर मयंक वर्मा के पेट में लात मार दी। विक्की, तू कमीना, क्या तूने तेंदुए की हिम्मत की है जो तू मुझे लात मारने की हिम्मत करता है? मयंक वर्मा ने जोर से गाली दी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विक्की के पैर ने उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह दर्द से चीख उठा और पेट पकड़कर झुक गया। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें बारिश की बूंदों की तरह बह रही थीं। तुम मुझे लात मारने की हिम्मत करते हो, तो मैं तुम्हें लात क्यों नहीं मार सकता? विक्की ने मयंक वर्मा के बाल पकड़कर गाली देते हुए कहा, तेरी दादी, क्या तुम इतना अकड़ूपन नहीं दिखा रहे थे? हिम्मत है तो थोड़ा और घमंड दिखाकर दिखाओ। मयंक वर्मा गुस्से से कांप रहा था, उसकी निगाहें धमकी भरे अंदाज में विक्की पर टिकी थीं। विक्की, बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो, वरना कसम से तुम्हें इसका पछतावा होगा। टकराना। विक्की ने मयंक वर्मा पर एक और लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारे दादाजी इस समय ये नाटक क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बुरी तरह कुचल दूंगा। विक्की ने जोर से गाली दी। मयंक वर्मा को गुस्से से घूरा, फिर उछलकर मयंक वर्मा के शरीर पर जोर से गिर पड़ा। आह! विक्की के मयंक वर्मा के पेट पर गिरते ही कान फाड़ देने वाली चीखें गूंज उठी। पहले की लातें लगने से दर्द और बढ़ गया था। मयंक वर्मा दर्द से चीखना बंद नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह से पित्त निकल रहा था और वह बुरी तरह पसीना बहा रहा था। आह! शिवम गिल, विक्की, मैं तुम्हें इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। मयंक वर्मा ने दर्द से कराहते हुए दांत भींचे और कांपते शरीर के साथ बोला। विक्की ने बार बार उपहास किया और उसे बिना छोड़े उसके ऊपर बैठी रही। ठीक है, ठीक है, हम सब यहाँ अच्छे लोग हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ। मुझे भाई मयंक से आराम से बात करने दो। शिवम गिल ने विक्की को मयंक वर्मा से खींचते हुए हंसते हुए कहा। विक्की को मारने की लत सी लग गई थी, और उठने के बाद उसने मयंक वर्मा को एक बार फिर लात मारी और फिर किनारे की ओर चला गया। मयंक वर्मा के चोटिल और सूजे हुए चेहरे को देखकर शिवम गिल ने सिगरेट का एक कश लिया, फिर झुककर उसके चेहरे पर धुआं उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, भाई मयंक, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या आपको चोट लगी है? चलिए, खड़े हो जाए, मुझे देखने दीजिए।
शिवम गिल की बातें सुनकर मयंक वर्मा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह जल्दी से उठा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, भाई गिल, यह मेरी गलती थी। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। शिवम गिल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर थपथपाया और कहा, भाई मयंक, क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था? मयंक वर्मा स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा, बोलना मेरा अधिकार है, क्या अब मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है? तारांकन। नहीं, नहीं। मयंक वर्मा ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। थप्पड़। शिवम गिल के थप्पड़ की तेज आवाज बहुत सुखद थी, जिससे मयंक वर्मा वहीं 3 बार घूमकर दीवार से जा टकराया। उसे चक्कर आ रहा था और वह अपने आसपास की स्थिति को लेकर भ्रमित था। शिवम गिल ने बेपरवाही से कहा, जब मैंने तुम्हें बोलने से मना नहीं किया, तो तुम क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? आप। मयंक वर्मा गुस्से में था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम क्या कह रहे हो? शिवम गिल ने सिगरेट का एक और कश लिया और पूछा, भाई मयंक, कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा? शिवम गिल को बार बार उसे भाई मयंक कहते सुनकर मयंक वर्मा को कोसने की तीव्र इच्छा हुई। ये कमीना उसके साथ भाई जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहा था, बल्कि पोते जैसा व्यवहार कर रहा था, और वह भी जैविक रूप से तो बिल्कुल नहीं। मयंक वर्मा ने हताशा में लगभग अपने दांत पीस लिए और थोड़ी देर बाद उसने अपना गुस्सा पीसा और सिर हिलाते हुए कहा, भाई गिल, मैं सहमत हूं, पूरी तरह से आश्वस्त हूं। शिवम गिल ने संतुष्टि से सिर हिलाया और मयंक वर्मा ने भी चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन तभी आराम करो, आराम करो। बाएं वाला, दाएं वाला। शिवम गिल ने मयंक वर्मा के चेहरे पर फिर से प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मयंक वर्मा लगभग चीख पड़ा, उसकी मुठ्ठियां भींचने की आवाज से चटक गईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और शिवम गिल पर जानलेवा लड़ाई के लिए झपटा नहीं मारा। भाई मयंक, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? शिवम गिल ने कुछ राख झाड़ी और दोस्ताना मुस्कान के साथ मयंक वर्मा के चेहरे पर थपथपाया। मयंक वर्मा ने दांत पीसते हुए कहा, भाई गिल, मैं वाकई गलत था। तुम सही हो या गलत, इससे मुझे क्या लेना देना? शिवम गिल ने मयंक वर्मा की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना भाई मयंक, तुमने बिना पूछे जवाब दे दिया। मुझे तुम्हें मारना ही पड़ा। तेरी माँ की ऐसी तैसी, मैं तुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। मयंक वर्मा इसे और सहन नहीं कर सका। वह जोर से चिल्लाते हुए उठा और शिवम गिल के चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। शिवम गिल ने मुक्के का जवाब मुस्कुराते हुए दिया और लापरवाही से अपना हाथ ऊपर उठाया। थप्पड़। मुक्का लगा नहीं, लेकिन हथेली जरूर लगी। शिवम गिल ने मयंक वर्मा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह चौंक गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके 2 सामने के दांत टूट गए और वह दर्द से चिल्ला उठा। भाई मयंक, लगता है आप अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं। शिवम गिल ने आह भरी पास आकर कहा, कितना उग्र स्वभाव है। क्या पूरी तरह से आश्वस्त होने से पहले आपको गंदगी चखने की जरूरत है? अध्याय 32, मुस्कुराता हुआ द्वेषपूर्ण बाघ। मयंक वर्मा ने शिवम गिल को गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में गहरी नाराजगी भरी हुई थी, मानो कोई महिला अपमानित हुई हो। वह क्रोधित और आक्रोशित था। मयंक वर्मा अंदर ही अंदर बेहद निराश था। उसका इरादा अपने छोटे भाई रजत की बदला लेने में मदद करने का था, लेकिन इसके बजाय वह शिवम गिल के हाथों में पड़ गया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह रजत का बदला लेने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना नहीं आता, और अगर आता भी तो वह सिर्फ 5 आदमियों को लेकर नहीं आता। जैसे ही मयंक वर्मा मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था, शिवम गिल पास आया और ऊपर से उसे देखते हुए बोला, भाई मयंक, कुछ तो कहो। क्या तुम ये स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहते हो या नहीं? मयंक वर्मा ने बिना कुछ बोले शिवम गिल को घूर कर देखा। अगर नजरें जान ले सकती, तो शिवम गिल अब तक लाखों बार मर चुका होता। भाई मयंक, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? शिवम गिल हंसते हुए बोला। अचानक उसने मयंक वर्मा के चेहरे पर पैर के तलवे से जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसके कई दांत तुरंत टूटकर गिर पड़े और वह सुअर के वध जैसी चीखने लगा। उसके मुंह के कोने से लार के साथ खून बहने लगा। बेहद दयनीय, बेहद दुखद। तारांकन। चेहरे पर पैर से थप्पड़ मारने का अनुभव हाथ से थप्पड़ मारने से अलग होता है। न केवल बल कई गुना अधिक होता है, बल्कि सबसे बुरी बात यह है कि जूते का तलवा कठोर होता है, जिससे हथेली से थप्पड़ मारने की तुलना में कहीं अधिक दर्द होता है। मयंक वर्मा ने अपना चेहरा पकड़ लिया, उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, और वह अपना सारा धैर्य खो बैठा। उसने शिवम गिल की ओर देखते हुए विनती की, भाई गिल, मैं अब दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अब से आप मेरे बड़े भाई हैं। अगर आप मुझे पूरब जाने को कहेंगे तो मैं पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप जो भी कहेंगे, मैं वही करूंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। आखिरकार तुम्हें अकला ही गई। मुझे लगा था कि तुम बहरे हो गए होगे। तारांकन। शिवम गिल ने आह भरी, नीचे बैठ गया और मयंक वर्मा के सिर पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, चूंकि तुम मेरी बात इतनी ध्यान से सुनते हो, अगर मैं तुमसे कहूं कि गंदगी खा लो, तो क्या तुम खा लोगे? मैं मयंक वर्मा को असहनीय पीड़ा महसूस हुई, लेकिन उसने क्रोध करने की हिम्मत नहीं की। वह अपने आंसू बहने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, भाई गिल, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। तुम उन सवालों के जवाब क्यों देते रहते हो जो मैंने पूछे ही नहीं?
शिवम गिल ने अपनी एड़ी मोड़ते हुए भौहें चढ़ाईं। लगता है तुम्हें अभी सबक सीखना बाकी है। मयंक वर्मा उठने ही वाला था कि ये शब्द सुनकर वह इतना डर गया कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। भाई गिल, कृपया मुझे और मत मारो। मैं जवाब दूंगा, मैं अभी जवाब दूंगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे गंदगी खाने को कहूं तो क्या तुम उसे खाओगे? मयंक वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हताशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई गिल, नहीं, नहीं, कृपया नहीं। खा नहीं रहा। शिवम गिल ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है जब तुमने कहा था कि अब से मेरी बात सुनोगे तो तुम बस मुझे धोखा दे रहे थे। भाई मयंक, मैंने तुम्हें अपना सगा भाई माना था, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? मेरा दिल टूट गया है। क्या मैं तुम्हें भाई मानूं? बल्कि तुम नरक में जाओ। तारांकन। मयंक वर्मा को गाली देने का मन कर रहा था। उसे लगातार थप्पड़ पड़ रहे थे और अब तो उसे गाली भी दी जा रही थी। क्या ये भाईचारा था? ये तो सरासर दुश्मनी थी। तारांकन। अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाते हुए मयंक वर्मा ने जल्दी से कहा, भाई गिल, ऐसा नहीं है कि मैं आपको भाई नहीं मानता। बात बस इतनी है कि आपकी विनती बहुत कठिन है, मैं सचमुच इसे पूरा नहीं कर सकता। गंदगी खाने के अलावा आप जो भी कहेंगे मैं वह सब करूंगा। शिवम गिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर पेशाब पीने के बारे में क्या ख्याल है? मयंक वर्मा का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैं हाँ, बस मजाक कर रहा था, दिल पर मत लेना। शिवम गिल ने हंसते हुए सिगरेट का कश लिया और बोला, भाई मयंक, क्या आपके पास कुछ रुपये हैं? आजकल मेरी पैसों की बहुत तंगी चल रही है, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हैं? मयंक वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ये कमीना उसे लूटने आ रहा था? तारांकन। आखिरकार, ये सिर्फ एक लूट थी। ये तो सिर्फ रुपये हैं, गंदगी खाने से तो बेहतर है। जब मयंक वर्मा को बात समझ में आई तो उसने झट से सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उसने जल्दी से अपना बटुआ निकाला, उसमें से 100 रुपये के 10 नोट निकाले और थोड़ा डरते हुए शिवम गिल की ओर देखकर बोला, भाई गिल, क्या 10,000 रुपये काफी हैं? शिवम गिल ने बिना किसी औपचारिकता के 10,000 रुपये छीन लिए, फिर अपने बटुए की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इसके अंदर और भी कुछ है? थोड़ा बहुत तो है। मयंक वर्मा के होंठ फड़कते हुए उसने सिर हिलाया। उसका दिल बेहद उदास था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि इस आदमी को 10,000 रुपये बहुत कम लग रहे थे। मुझे सब कुछ उधार दे दो, शिवम गिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मयंक वर्मा सचमुच गाली देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। अनिच्छा से अपना बटुआ खोला और शेष 12,000 रुपये निकालकर दोनों हाथों से देते हुए कहा, भाई गिल, कृपया इसे ले लीजिए। शिवम गिल ने संतुष्टि से उसे ले लिया और मयंक वर्मा ने मन ही मन राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी शिवम गिल ने अचानक अपने बटुए की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई मयंक, लगता है आपके बटुए में अभी भी एक बैंक कार्ड है, उसमें कितने रुपये हैं? मयंक वर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, रुपये नहीं हैं। क्या ऐसा है? शिवम गिल ने अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया और मयंक वर्मा के चेहरे की ओर निशाना साधते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा उतना फूला हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। अगर थोड़ा और मोटा होता तो तुम सचमुच बहुत सुंदर लगते, एकदम परफेक्ट। डर के मारे कांपते हुए मयंक वर्मा ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई गिल, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उस कार्ड में वास्तव में 8,000 से अधिक रुपये हैं। पास ही खड़े विक्की हैरान रह गए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि तारांकन बलवान से ही बल उत्पन्न होता है और आकाश के पार भी स्वर्ग है। तारांकन का क्या अर्थ है? शिवम गिल के शब्द तो दूसरों के शब्दों से कहीं ज्यादा मीठे थे, लेकिन उसके कारनामों ने मयंक वर्मा को लगभग बेहोश कर दिया। किसी को परेशान करने के ये तरीके वाकई कमाल के थे, सिर्फ उसे पीट पीट कर अच्छा महसूस करने से कहीं बेहतर। विक्की को लगा कि मयंक वर्मा को नाराज करने और शिवम गिल का पीछा करने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। 8,000 है ना? बुरा नहीं है, मुझे सब उधार दे दो। शिवम गिल ने हाथ बढ़ाकर बैंक कार्ड छीन लिया और दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, भाई मयंक, हमारी भाईचारा इतना मजबूत है, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? तारांकन पाखंडी, एक मुस्कुराता हुआ बाघ, हड्डियों को थूके बिना ही सब कुछ खा जाता है। तारांकन। मयंक वर्मा ने घृणा से अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह झगड़ा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। नहीं, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम सचमुच बहुत अच्छे भाई हो, शिवम गिल ने कहा। वैसे इस कार्ड का पासवर्ड क्या है? मयंक वर्मा का दिल बेहद नाराज था, ये तो उसने अभी अभी रिश्वत के तौर पर ली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ 100 रुपये खर्च करने के बाद शिवम गिल बाकी सारे रुपये ले जाएगा। उसी समय उसने मन ही मन कोसते हुए कहा, रजत, कमीने, तुमने न सिर्फ मुझे पिटवाया बल्कि अब मेरे रुपये भी ले लिए। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तारांकन। भाई गिल, पासवर्ड 669 है, मयंक वर्मा ने दर्द भरे भाव से कहा। शिवम गिल का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। भाई मयंक, आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे होंगे? शिवम गिल की बर्फीली निगाहें देखकर मयंक वर्मा इतना भयभीत हो गया कि वह कमजोर पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी, नहीं, नहीं, ये वास्तव में 6-9 है।
शिवम गिल ने आह भरी और मयंक वर्मा के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई मयंक, तुम्हारे जैसा अच्छा भाई पाकर मैं सचमुच निस्संदेह मर सकता हूँ। अफसोस, अब मुझे जाना होगा, कुछ काम निपटाने हैं। फिर मिलेंगे, विक्की। जल्दी आना। शिवम गिल खड़ा हुआ, मुड़ा और शौचालय के द्वार की ओर चल पड़ा। आखिरकार विपत्ति को जाते देख मयंक वर्मा ने चैन की सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाया, भाई, मैं तुम्हें कभी भाई नहीं मानूंगा, एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तारांकन। मयंक वर्मा सिर हिलाते हुए उठने ही वाला था कि जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि शिवम गिल अचानक मुड़कर मुस्कुराते हुए उसकी ओर वापस आ रहा है। मयंक वर्मा इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। घबराहट में उसकी आवाज कांप रही थी, भाई गिल, भाई गिल, मेरे पास अब बिल्कुल भी रुपये नहीं बचे हैं। अध्याय 33। प्रिया मेहरा नींद में बातें करती है। अपने सामने भयभीत मयंक वर्मा को देखते हुए शिवम गिल ने आह भरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं और रुपये उधार लेने वापस आया हूँ? ये सुनकर कि रुपये की कोई समस्या नहीं थी, मयंक वर्मा ने मन ही मन राहत की सांस ली। तो गिल, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे भाई, मुझे तुम्हारी चोटों की चिंता है। शिवम गिल बोलते ही उसने हल्के से मयंक वर्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे मयंक वर्मा दर्द से कांप उठा। ठंडी हवा में हौंफने लगा और कांपती हुई आवाज में जल्दी से बोला, गिल, भाई गिल, मेरी इस मामूली चोट की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई समस्या हो तो बस कह दीजिए, मैं आपके लिए आग पानी भी सह लूंगा। मयंक, तुम तो बहुत अच्छे भाई हो। शिवम गिल ने मयंक वर्मा की कलाई पर नजर डालते हुए कहा, ये घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? मयंक वर्मा चौंक गया, उसे शिवम गिल का इरादा समझ नहीं आया और वह केवल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये स्विस है, काफी अच्छा है। शिवम गिल ने संतुष्टि से सिर हिलाया, ये देखने में भी काफी नया लग रहा है, इसे उतार दो। इसे ले जाएं। तारांकन। ये सुनकर मयंक वर्मा गुस्से से आग बबूला हो गया, दांत पीसते हुए उसका मन कर रहा था कि शिवम गिल को थप्पड़ मारकर जान से मार दे। इतना ही काफी नहीं था कि उसने उसके रुपये चुरा लिए थे, अब तो वह उसकी घड़ी भी चाहता था। बेहद अनिच्छा से मयंक वर्मा ने घड़ी उतार दी। भाई गिल, अगर आपको ये पसंद है तो कृपया इसे मेरी ओर से उपहार के रूप में स्वीकार करें। चूंकि मयंक इसे इतनी उदारता से दे रहा है तो मैं शिष्टाचार तो बरत ही नहीं रहा। शिवम गिल जोर से हंसा, घड़ी उठाए और अपनी कलाई पर पहन ली। उसने मयंक वर्मा के सामने घड़ी दिखाते हुए कहा, मयंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसे पहनकर तुमसे ज्यादा आकर्षक लग रहा हूँ? तारांकन। आकर्षक? मैं तुम्हारी बहन को सुंदर बनाऊंगा, तुम्हारे पूर्वजों को सुंदर बनाऊंगा। तारांकन। मयंक वर्मा ने मन ही मन शिवम गिल को 180 बार कोसा, अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर उसने कहा, बेशक, मैं खुद की तुलना आपसे कैसे कर सकता हूँ, भाई गिल। मयंक, तुम बहुत ही विनम्र हो। भले ही तुम कम आकर्षक हो, लेकिन खुद को इतना नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। शिवम गिल ने खुशी से कहा और विक्की को पुरुषों के शौचालय से बाहर ले गया। शौचालय के अंदर मयंक वर्मा ने अपना चेहरा ढंक लिया और बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता। उसे तो दूसरों को पीटना चाहिए था, लेकिन अब वह खुद पिट रहा था, और वह भी बुरी तरह से। धिक्कार है, मैं तुम्हें एक दिन जान से मार दूंगा। मयंक वर्मा जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा होता जाता। आखिरकार गुस्से में आकर उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दीवार कितनी मजबूत है। दर्द से वह उछल पड़ा, मुट्ठी कसकर पकड़ ली और जोर जोर से गालियां देने लगा। मयंक, क्या तुम ठीक हो? रजत उठ खड़ा हुआ और सावधानी से पूछा। रजत को देखकर पहले से ही क्रोधित मयंक वर्मा का गुस्सा और भी भड़क उठा और उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से रजत कई बार घूमकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके 2 दांत टूट गए और नाक से खून बहने लगा। वह दर्द से सुअ जैसी चीखने लगा। उसे थप्पड़ मारने के बाद भी मयंक वर्मा को लगा कि उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, इसलिए वह दौड़कर गया और रजत को बेरहमी से लात मारना शुरू कर दिया। हालांकि मयंक वर्मा शायद कुछ ज्यादा ही उत्तेजित था। 2 बार लात मारने के बाद वह फिसल गया, मुंह के बल पेशाब घर की ओर गिरा और अंत में उसका सिर उसमें जा घुसा। बदकिस्मती से पेशाब घर का फ्लशिंग सिस्टम काफी समय से खराब था और वह पेशाब के दागों से भरा हुआ था। जैसे ही उसका सिर अंदर गया, वह पेशाब के दागों से पूरी तरह सन गया और चारों ओर दुर्गंध फैल गई। धिक्कार है, धिक्कार है। मयंक वर्मा ने गुस्से में थूका, सिर हिलाया और जोर जोर से गालियां दी। एक पल के लिए चारों ओर गंदगी फैल गई और उसके पेशाब से सने चेहरे से सब पर छींटे पड़ गए। मयंक, इसे झटकना बंद करो, रजत ने दर्द भरे भाव से कहा। पहले से ही गुस्से में भरे मयंक वर्मा का गुस्सा रजत की बातें सुनकर और भी भड़क उठा। वह उस पर झपटा और लात घूंसे मारने लगा, साथ ही लगातार गालियां बकता रहा। तेरी बहन का बदला ले, मैं तेरी माँ का बदला लूंगा, खुद पिटने के बाद तुझे लात मारकर जान से मार दूंगा, कमीने कुत्ते। रजत को बुरी तरह पीटा गया और दर्द से चीखते हुए जमीन पर लुढ़काया गया। फिर भी उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार दया की भीख मांगता रहा। अपना गुस्सा निकालने के बाद मयंक वर्मा ने अभी अभी जागे आर्यन की ओर देखा और कहा, जल्दी करो और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दो, किसी और को अंदर मत आने दो।
आर्यन को विक्की ने पहले ही बेहोश कर दिया था और वह अभी भी थोड़ा स्तब्ध था। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा, भाई मयंक, हमें दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? तुम्हें धिक्कार है, क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो? अगर दूसरे हमें इस हालत में देखेंगे तो हम युतान मिडिल स्कूल दिल्ली में दोबारा कैसे चेहरा दिखा पाएंगे? मयंक वर्मा ने गुस्से से थूकते हुए आर्यन को लगातार कोसना शुरू कर दिया। एक पल के लिए सभी अधीनस्थ कर्मचारी चुप हो गए, किसी ने भी मयंक वर्मा को उकसाने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद मयंक वर्मा धीरे धीरे शांत हुआ, अपना चेहरा ढकते हुए और दांत पीसते हुए बोला, मुझे इसका बदला लेना ही होगा। आर्यन, तुम्हें सबसे कम चोट लगी है, जाओ सबके लिए कुछ साफ कपड़े ले आओ। जब क्लास चल रही हो और कोई आसपास न हो तो हम चुपके से डॉक्टर के पास जाएंगे। हम किसी भी कीमत पर किसी को इस हालत में नहीं दिखा सकते, वरना स्कूल में हमारी इज्जत ही नहीं बचेगी। चिंता मत करो भाई मयंक, मैं अभी कपड़े ले आता हूँ। आर्यन मान गया और चुपके से बाथरूम से बाहर निकल गया। अल्पविराम, दोपहर हो गई और दोपहर का भोजन करने के बाद शिवम गिल कक्षा में लौट आया। वह सुबह से ही उदास था क्योंकि प्रिया मेहरा ने उसे गलत समझा था। इसलिए मयंक वर्मा और उसके गिरोह को पीटने के बाद वह सोच रहा था कि हिमानी सिंघानिया को गवाही देने और अपना नाम साफ करने के लिए कैसे मनाए। दुर्भाग्य से सुबह से उसके तमाम प्रयासों के बावजूद हिमानी सिंघानिया ने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया और उसे शर्मिंदा देखकर उसे मजा आ रहा था। कोई और विकल्प न होने पर शिवम गिल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना। चूंकि हिमानी सिंघानिया गवाही देने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह अपने नेक स्वभाव का इस्तेमाल करके प्रिया मेहरा का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। वह उसे यह एहसास दिलाएगा कि वह भगत सिंह है, कोई गुंडा नहीं। विक्की से इस बारे में पूछताछ करने के बाद शिवम गिल को पता चला कि प्रिया मेहरा हर दिन दोपहर की नींद के समय कक्षा में अपने पाठों की समीक्षा करती थी। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद शिवम गिल कक्षा में गया, जिसका इरादा प्रिया मेहरा के साथ गंभीर बातचीत करना था। दरअसल जब शिवम गिल कक्षा में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां केवल प्रिया मेहरा ही थी। हालांकि वह अपने पाठों की समीक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि डेस्क पर सोई हुई प्रतीत हो रही थी। गहरी नींद में सो रही प्रिया मेहरा को देखकर शिवम गिल ने चारों ओर नजर डाली और दबे पांव अंदर घुस गया। उसे एक दोषी अंतरात्मा वाला चोर जैसा महसूस हो रहा था। प्रिया मेहरा की सीट के पास पहुंचकर शिवम गिल ने उसे जगाने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह अचानक उसकी नींद में खलल डाले तो क्या वह नाराज हो जाएगी? तब तो स्थिति को समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तारांकन, शायद उसके जागने तक इंतजार करना बेहतर होगा, फिर समझाना। तारांकन। शिवम गिल ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी सीट पर लौटने ही वाला था कि अचानक प्रिया मेहरा नींद में बड़बड़ाने लगी। गुरुजी, मुझे पीछे मत छोड़िए, कृपया ऐसा मत कीजिए। तारांकन मालिक, तारांकन। ये शब्द सुनकर शिवम गिल बुरी तरह हिल गया। अतीत में उनकी छोटी बहन नेहा गिल को उनके गुरु ने संप्रदाय से निष्कासित कर दिया था। अब प्रिया मेहरा के पास न केवल नौयन दिव्य पंजा था, बल्कि वह इस तरह की स्वप्न संबंधी बातें भी कर रही थी। यह महज एक संयोग कैसे हो सकता है? अगर प्रिया मेहरा की आंखें नेहा गिल की आंखों से मिलती जुलती न होती और दीवार पर बने पंजे के निशान गहरी आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित न करते, तो शिवम गिल को यकीन हो जाता कि प्रिया मेहरा उसकी छोटी बहन है। कुछ हद तक उत्साहित महसूस करते हुए शिवम गिल ने प्रिया मेहरा की ओर देखा और उसके स्वप्न प्रसंग से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद की। अध्याय 34। फिर से गलत समझा गया। कुछ चीजें जितनी अधिक आप उनकी अपेक्षा करते हैं, उतनी ही कम वे आपकी इच्छा के अनुरूप होती हैं, यही तो भाग्य है। शिवम गिल पूरे 5 मिनट से इंतजार कर रहा था। प्रिया मेहरा ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक कि वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसने एक और वाक्य कहा, बहन, मत जाओ। बोलते समय उसने अपने सामने किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मानो वह कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। तारांकन बहन, तारांकन। ये सुनकर शिवम गिल कुछ हैरान रह गया, क्या वह अभी अभी गुरुजी को ही नहीं बुला रही थी? उसने अपनी बहन को क्यों बुलाना शुरू कर दिया? प्रिया मेहरा की ओर नीचे देखते हुए उसने पाया कि उसके आगे हाथ बढ़ाने के बाद वह फिर से बेसुध पड़ी थी, जाहिर तौर पर अभी भी जाग नहीं पाई थी। हालांकि प्रिया मेहरा होश में नहीं थी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति के कारण शिवम गिल के लिए संयम बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आज प्रिया मेहरा ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी आस्तीनें बहुत छोटी थीं। जब उसने हाथ बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे उसके अंडरगारमेंट की कंधे की पट्टी खींच गई हो और अब गुलाबी पट्टी उसके कंधे से फिसलकर उसकी ऊपरी बांह पर लटक रही थी। घटक। शिवम गिल ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात को दबा पाया, उसके मन में उमड़ रहे दुष्ट विचारों के उफान को वह रोक नहीं पा रहा था। गुलाबी पट्टी को देखकर शिवम गिल दुविधा में पड़ गया। अगर वह झुककर पट्टी को अंदर की ओर देखे तो क्या ये बहुत कामुक नहीं होगा? देखें या न देखें? तारांकन। यह एक विचारणीय प्रश्न था। देखने से उसे लगेगा कि वह एक जानवर है, लेकिन अगर उसने नहीं देखा तो उसे बाद में जरूर पछतावा होगा। यह उसकी आंखों के सामने ही था, क्यों न देख लिया जाए? इस अवसर को नजरअंदाज करना व्यर्थ होगा और वह खुद को निराश करेगा। वह अचानक तो नहीं जाग जाएगी, है ना? तारांकन। शिवम गिल ने दांत पीसते हुए नीचे झुककर कंधे की पट्टी का अनुसरण करते हुए उसकी आस्तीन के अंदर झांका। कुछ नहीं दिखा। तारांकन।
शिवम गिल खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, वह अचानक रुक गया। प्रिया मेहरा की बांह पर लगे कंधे के पट्टे पर एक नज़र डालते हुए शिवम गिल हिचकिचाया। कितना सुंदर नज़ारा है। अगर कोई और इसे देख ले तो क्या होगा? शायद उसे उसकी मदद करनी चाहिए, उसे वापस उसके कंधे पर रख देना चाहिए। अगर उसे बाद में पता चला, तो शायद वह उसकी आभारी भी हो। तारांकन। इसलिए शिवम गिल वापस चला गया। धीरे से हाथ बढ़ाते हुए उसने प्रिया मेहरा के कंधे की पट्टी को चुटकी से पकड़ा, और जैसे ही उसने उसकी कोमल त्वचा को छुआ, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तारांकन नर्म, लचीला, चिकना। तारांकन। शिवम गिल की सांसें तेज हो गईं, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई चोर चल रहा हो। उन घिनौने विचारों को झटकते हुए शिवम गिल ने पट्टा पकड़ा और उसे वापस अपने कंधे पर टांगने की तैयारी कर रहा था कि अचानक, अरे, तुम क्या कर रहे हो? प्रिया मेहरा अचानक जागते ही चीख पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने शिवम गिल को घूर कर देखा। शिवम गिल ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ। वह तो बस भगत सिंह की तरह मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे उस पर विकृत मानसिकता का आरोप लगाया जा रहा हो। क्लास मॉनिटर, ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि आपकी स्ट्रैप गिर गई थी, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता था। शिवम गिल के अपनी बात पूरी करने से पहले ही प्रिया मेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से भरी हुई खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए बोली, अरे बदमाश, ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारे इरादे पता नहीं हैं। मैंने 1-2 बार बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन ये मत सोचो कि मैं इतनी आसानी से दखल देने वाली हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं टीचर लावण्या यादव को बता दूंगी। प्रिया मेहरा गुस्से से पागल हो रही थी। वह सोच रही थी कि शायद शौचालय वाली घटना कोई गलतफहमी थी, लेकिन अब साफ लग रहा था कि इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया था। वह पक्का एक विकृत मानसिकता वाला आदमी था। एक लंपट, एक नीच इंसान, वरना जब वह सो रही थी तब वह ऐसा क्यों करता? ऐसा नहीं है, मैं सचमुच। शिवम गिल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया मेहरा ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और गुस्से में गुर्राते हुए बाहर भाग गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में थी, क्योंकि पहले ही कदम में वह मेज से टकरा गई और उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। आह की चीख के साथ वह जमीन की ओर लुढ़क गई। शिवम गिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, चलते चलते ही वह लड़खड़ा गई, क्या सच में उसे मार्शल आर्ट नहीं आती थी? ज्यादा सोचने का समय न होते हुए शिवम गिल एक कदम आगे बढ़ा और उसके कपड़े के पीछे का हिस्सा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इतनी खूबसूरत महिला, अगर गिरने से उसका चेहरा खराब हो गया तो बहुत दुख होगा। तारांकन। अपने हाथ में कुछ ठोस महसूस करते हुए शिवम गिल समझ गया कि उसने उसका सुंदर चेहरा बचा लिया है। उसने जल्दी से उसे खींचकर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन मनुष्य योजना बनाता है, ईश्वर उसे पूरा करता है। ठीक उसी क्षण जब उसने बल प्रयोग किया, अनुभव करना, कपड़े के फटने की आवाज आई। शिवम गिल के हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा था, जबकि प्रिया मेहरा जमीन पर पड़ी थी और उसकी पोशाक के पीछे एक बड़ा छेद फटा हुआ था। शिवम गिल अचंभित रह गया, क्या कपड़ों की गुणवत्ता वाकई इतनी खराब थी? कपड़े को खींचते समय उसने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उसने कितनी ताकत लगाई थी। आह! प्रिया मेहरा डर के मारे चीख पड़ी, जल्दी से उठकर अपनी पीठ को छुआ और फटी हुई पीठ को देखने से रोकने के लिए तुरंत शिवम गिल की ओर मुड़ गई। उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर शिवम गिल बेहद निराश हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया, है ना? आपने ये जानबूझकर किया। अगर क्रोध से किसी की जान जल सकती, तो शिवम गिल को लगता कि प्रिया मेहरा अब तक उसे कई बार जलाकर राख कर चुकी होती। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने शिवम गिल को घूरते हुए जल्दी से अपनी डेस्क की दराज खोली, एक स्कूल जैकेट निकाली, उसे पहना और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। प्रिया मेहरा को घबराकर भागते देख शिवम गिल को लगा कि वह प्रशांत महासागर में कूद जाए तब भी उसका नाम साफ नहीं होगा। क्लास मॉनिटर, मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम्फ। प्रिया मेहरा ने देर नहीं की और जल्दी से कक्षा से बाहर निकल गई। उसकी नज़र में शिवम गिल एक नंबर का बदमाश, बेशर्म और अभद्र इंसान था, जो बार बार कह रहा था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। अगर जानबूझकर नहीं किया गया था, तो उसने इतनी जोर से क्यों खींचा? ये साफ था कि उसका इरादा उसके कपड़े फाड़ने का था। प्रिया मेहरा को शिवम गिल से बेहद नफरत थी। वह सोच रही थी कि पिछले जन्म में उसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे ऐसे दरिंदे के साथ एक ही कक्षा में पढ़ना पड़ा। अगर संयोग से उसकी डेस्क में पड़ी जैकेट न होती, तो अभी अभी उसका भी कुछ न कुछ भला हो जाता। सुंदर लड़की, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या तुम्हारा सामना किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति से हुआ? अचानक हिमानी सिंघानिया की आवाज सुनाई दी, जिससे प्रिया मेहरा चौंक गई। उसने झट से ऊपर देखा तो पाया कि हिमानी सिंघानिया सीढ़ियों से दौड़ती हुई आ रही है और मुस्कुरा रही है। अध्याय 35। शपथ। नहीं, नहीं, प्रिया मेहरा ने घबराए हुए भाव से कहा। सच में? हिमानी सिंघानिया ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, प्रिया मेहरा ने अपने हाथ से खुद को हवा करते हुए कहा। अगर आपको गर्मी लग रही है, तो आप अभी भी कोट क्यों पहने हुए हैं? मुझे सर्दी लग गई है, मैं थोड़ी देर छात्रावास में आराम करने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। प्रिया मेहरा ने झूठ बोला और सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़ गई।
हिमानी सिंघानिया ने असमंजस से भरी अपनी गर्दन खुजाए और कक्षा की ओर चल पड़ी। उस समय कक्षा में बैठा शिवम गिल रोने ही वाला था। जब कोई बदकिस्मत होता है तो वह सचमुच बहुत बदकिस्मत होता है, ठंडा पानी पीने से भी दम घुट सकता है। वह साफ तौर पर एक नेक काम करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे विकृत मानसिकता वाला समझा जा रहा था। क्या इस दुनिया में इसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली कोई बात हो सकती है? धिक्कार है, लगता है भगत सिंह का जीवन भी आसान नहीं था। शिवम गिल ने गहरी निराशा से आह भरी। तभी हिमानी सिंघानिया मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोली, मैं सोच रही थी कि छोटी प्रिया का चेहरा लाल क्यों है, पता चला कि यह तुम्हारी वजह से है। तुम कमीने, कितना गंदा आदमी है। शिवम गिल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम किसे गंदा आदमी कह रही हो? बेशक तुम ही। हिमानी सिंघानिया खुशी से हंसते हुए दौड़ी, शिवम गिल की नाक पकड़ी और बोली, छोटी प्रिया के दिल में क्या तुम एक अयाश नहीं हो? उसे इतना उत्साहित देखकर शिवम गिल का मन कर रहा था कि उसे पीट दे। अगर मैंने तुम्हारे लिए वो सैनिटरी पैड दिव्य कलाकृति न पहुंचाया होता तो वो मुझे कभी गलत न समझती। हिमानी सिंघानिया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। मुंह फुलाकर गर्व से कहा, जो भी हो, अब तुम एक मरे हुए विकृत व्यक्ति हो, एक मरे हुए सन की हो। ही। शिवम गिल बेहद निराश था। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे इस तरह चुका रही हो, क्या तुम में नैतिकता की कमी है? ये सुनकर हिमानी सिंघानिया ने गुस्से में अपने गाल फुला लिए और शिवम गिल की नाक पकड़कर कहा, हम बेवकूफ, बदबूदार बेवकूफ, मैं तो तुम्हारे लिए गवाही देने की योजना बना रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। शिवम गिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्यारी कहे या छोटी शैतान। जब तक तुम मेरे लिए गवाही देती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे चपटा कर दो, तुम चाहो तो इसे तोड़ भी सकती हो। हिमानी सिंघानिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी? किया गया वादा एक अनचुना कर्ज होना चाहिए। क्या आप अपने वचन से मुकरने की योजना बना रही हो? हे, मैं कोई सज्जन नहीं, मैं एक महिला हूं। हिमानी सिंघानिया ने जीभ बाहर निकालते हुए हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए गवाही जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हें अभी किए गए अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगनी होगी और कसम खानी होगी कि तुम फिर कभी मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करोगे, वरना भूल जाओ। एक छोटी बच्ची से माफी मांगना और शपथ भी लेनी होगी। तारांकन। शिवम गिल को लगा कि वह इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता और उसने साफ इनकार कर दिया, असंभव। तो फिर तुम अपनी बाकी जिंदगी एक विकृत और सन की बनकर ही बिता सकते हो, हिमानी सिंघानिया ने उदासीनता से कहा। आप? शिवम गिल ने दांत पीसते हुए उसकी ओर इशारा किया और मन ही मन कसम खाई कि अगर यह मनहूस लड़की गटर में भी गिर जाए तो भी वह उसे नहीं बचाएगा। शिवम गिल के चेहरे पर निराशा देखकर हिमानी सिंघानिया जोर से हंस पड़ी, बेवकूफ, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, माफी मांगो और अपनी गलती मानो। मैं अभी हॉस्टल जाकर छोटी प्रिया को समझाती हूँ। मैं माफी मांगता हूँ, मैं आपकी बहन से माफी मांगता हूँ। शिवम गिल को बेहद नाराजगी महसूस हुई, लेकिन जब उसने हिमानी सिंघानिया के गवाही देने के वादे के बारे में सोचा तो वह खुद को लालच में आने से रोक नहीं पाया। शिवम गिल ने दांत पीसते हुए और अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, दयालु और सौम्य किंग, मुझे माफ कर दो। हिमानी सिंघानिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया, बुरा नहीं, चलो शपथ भी सुन लेते हैं। शिवम गिल काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर आखिरकार गुस्से में बोला, मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। क्या? हिमानी सिंघानिया ने अपना कान खुजाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूं। ये शरारती बच्चा निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रही है। तारांकन। शिवम गिल ने मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। हिमानी सिंघानिया जोर से हंस पड़ी, अपना फोन निकाला और उसे विजयी भाव से लहराते हुए बोली, बेवकूफ, मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम्हें दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत की तो तुम पर आसमान से श्राप लगेगा। शिवम गिल बेहद असहाय था, क्या आप अब मेरे लिए गवाही दे सकती हैं? कोई बात नहीं। हिमानी सिंघानिया ने चुटकी बजाई और खुशी खुशी दौड़ पड़ी, मैं सबसे वफादार हूं, मैं अभी जाकर आपके लिए सब कुछ समझा देती हूं। तारांकन वफादार? बिल्कुल नहीं। तारांकन। हिमानी सिंघानिया को जाते हुए देखकर शिवम गिल ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार एक बड़ी समस्या हल हो गई थी। वह कैंपस में टहलने के इरादे से कक्षा से बाहर निकला, लेकिन शिक्षण भवन से बाहर कदम रखते ही, शिवम गिल, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रुक जाओ। क्लास टीचर लावण्या यादव की आवाज आते ही शिवम गिल के मूड में आया थोड़ा सा सुधार भी एक ऐसी ठंडक में बदल गया जिसने उसे सिर से पैर तक कंपा दिया। लावण्या, मिस लावण्या, आप झपकी क्यों नहीं ले रही हैं? शिवम गिल अकड़कर पीछे मुड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, मैं खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आई थी। लावण्या यादव ने नाराजगी भरे भाव से उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, चलो पहले दफ्तर चलते हैं। दिन का मध्य समय है, वह मुझे ऑफिस बुलाने के बजाय झपकी क्यों नहीं ले रही है? तारांकन, तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो, लावण्या यादव ने उसे घूरते हुए कहा। शिवम गिल को होश आया, उसने सिर हिलाया और लावण्या यादव के पीछे पीछे ऊपर चला गया। वह सोचने लगा कि लावण्या यादव का रवैया अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया था।
वैसे तो उसका व्यवहार पहले भी ठीक नहीं था, लेकिन इतना बुरा कभी नहीं था। मिस लावण्या, आप दयालु और सौम्य हैं, सुंदर और उदार हैं, कृपया इतनी कठोर न बने, शिवम गिल ने मुस्कुराते हुए कहा। लावण्या यादव ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। शिवम गिल बहुत परेशान था। लावण्या यादव का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। क्या कल दफ्तर से निकलते समय उसने कहा था, शिक्षक इससे ज्यादा तुच्छ नहीं हो सकता, और इसी वजह से वह उससे नाराज थी। तारांकन। लेकिन अगर ऐसा है, तो उसने अब तक उसके लिए मुसीबत खड़ी करने का इंतजार क्यों किया? उसे यह पहले ही कर देना चाहिए था। कुछ ही देर में वे दोनों ऑफिस पहुंच गए। लावण्या यादव सीधे अपनी डेस्क पर गई, एक पॉइंटर उठाया और शिवम गिल को घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रही हूं? लावण्या यादव की आंखों में वो भाव देखकर शिवम गिल असहाय महसूस करने लगा। उसने वास्तव में उसे नाराज नहीं किया था, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे नहीं पता। शिवम गिल ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसने कोई बड़ा मजाक सुना हो। लावण्या यादव ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज में पॉइंटर उठाया और उसे जोर से मेज पर पटका। शिवम गिल को घूरते हुए गुस्से से बोली, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। यह मत सोचो कि इनकार करके तुम बच जाओगे। तुमने कक्षा में प्रिया मेहरा के साथ आखिर क्या किया था? अध्याय 36, उच्च प्रौद्योगिकी की बुराइयां। तुमने प्रिया मेहरा के साथ क्या किया? इस घटिया चीज के बारे में बात कैसे की जा सकती है? तारांकन। शिवम गिल अंदर ही अंदर बेहद परेशान था। लावण्या यादव को इस घटना के बारे में कैसे पता चला? ये तो स्वाभाविक था कि प्रिया मेहरा शिकायत करने नहीं गई होगी। शिक्षक जी, मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, शिवम गिल ने अनजान बनने का नाटक किया। ये सुनकर लावण्या यादव का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया और उसने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है? ये जानते हुए कि उसके पास खंडन करने का कोई आधार नहीं है, शिवम गिल ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद कहा, मैंने उसे गिरते हुए देखा, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे उसके कपड़े फाड़ने की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में वास्तव में कोई अनुचित विचार नहीं था। लावण्या यादव ने ठंडी सी आवाज में कहा, बचने की कोशिश मत करो, मैंने सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ साफ साफ देखा है। अगर बात तुम्हारी कही हुई है, तो तुम पूरे 5 मिनट तक उसके बगल में खड़े होकर क्या कर रहे थे? सीसीटीवी कैमरा। तारांकन। शिवम गिल को अचानक समझ आ गया कि लावण्या यादव को इस सब के बारे में कैसे पता था। दरअसल, कक्षा में लगा सीसीटीवी कैमरा चालू था और वह निगरानी कक्ष से सब कुछ देख सकती थी। इस दुष्ट उच्च तकनीक पर लानत। तारांकन। मन ही मन कोसते हुए शिवम गिल ने जल्दी से समझाया, पहले तो मैं उससे किसी बात पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसे इतनी गहरी नींद में सोते देख मेरा उसे परेशान करने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके बगल में खड़ा होकर थोड़ी देर इंतजार करता रहा। शिवम गिल के बोलते ही लावण्या यादव ने तुरंत सवाल किया, अगर ऐसा है, तो फिर तुमने उसे ताकने के लिए नीचे क्यों झुके? शिवम गिल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या समझाए। इतना अच्छा नज़ारा, कोई भी आदमी एक दो नज़रें तो जरूर डाल लेता। ये बिल्कुल सामान्य था, लेकिन लावण्या यादव के मुंह से यह बात किसी अक्षम्य पाप जैसी क्यों लग रही थी? शिक्षक जी, आपने मुझे गलत समझा है, मैं ताक झांक नहीं कर रहा था। लावण्या यादव की भौहें तन गईं। तो मुझे बताओ, तुम झुककर उसकी छोटी आस्तीनों के अंदर क्यों देख रहे थे? मैं था। एक पल के लिए शिवम गिल को सचमुच कोई उपयुक्त बहाना सूझ नहीं रहा था। शिवम गिल को बोलते बोलते लड़खड़ाते देख लावण्या यादव ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है तुम बहाना ढूंढ रहे हो। हाई स्कूल के सीनियर छात्र होने के नाते तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदी और अश्लील बातें क्यों भरी हैं? गंदा होने में क्या बुराई है? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, अगर आप गंदे नहीं हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। तारांकन। लावण्या यादव द्वारा उसके विचारों को भांप लिए जाने पर शिवम गिल ने न केवल कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, बल्कि मन ही मन बड़बड़ाता रहा। शिवम गिल के उदासीन भाव, चुप्पी और अपनी गलती स्वीकार करने के किसी भी इरादे के अभाव को देखकर लावण्या यादव को थोड़ा गुस्सा आया, और एक ठंडी सी आवाज में उसने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम ही बताओ, इस मामले को कैसे सुलझाया जाना चाहिए? शिवम गिल भी काफी परेशान था। क्या लावण्या यादव कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं कर रही थी? प्रिया मेहरा ने खुद तो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था, फिर भी यह बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल होने पर अड़ी हुई थी। क्या वह ऊब गई थी? ओह नहीं, वह तो बुरी तरह ऊब गई थी। तारांकन। लावण्या यादव की ओर देखते हुए शिवम गिल ने उदासीनता से कहा, जो चाहो करो, अगर तुम्हें सच में नहीं पता, तो बस आराम करो। आप। लावण्या यादव की पतली और सुंदर उंगली ने शिवम गिल की ओर इशारा किया, उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया था। मुस्कुराती हुई शैतान होने के बावजूद उसे अब मुस्कुराना मुश्किल लग रहा था। ये छात्र तो हद से ज्यादा घृणित था। तारांकन। शिवम गिल, क्या तुम अभी भी विद्यार्थी हो? तुम इतनी बेशर्म बातें कैसे कह सकते हो? लावण्या यादव जोर से चिल्लाई। शिवम गिल शुरू में उसका विरोध नहीं करना चाहता था, लेकिन लावण्या यादव हद से ज्यादा दखलंदाजी कर रही थी। कंधे उचकाते हुए शिवम गिल ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं छात्र नहीं हूं, तो क्या तुम हो? तुम।
लावण्या यादव इतनी क्रोधित थी कि उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने शिवम गिल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तू बदमाश है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तेरी गुरु हूँ। अपना रवैया बदलने के बजाय शिवम गिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरुजी, एक नैतिक आदर्श के रूप में आप दूसरों को गाली कैसे दे सकती हैं? मैं स्पष्ट रूप से एक इंसान हूँ, तो मैं बदमाश कैसे हो सकता हूँ? तुम। लावण्या यादव इतनी क्रोधित थी कि मानो वह पागल हो जाएगी। उसने पहले भी उद्दंड छात्र देखे थे, लेकिन इस छात्र जैसा निर्लज कोई नहीं था। लावण्या यादव को इतना क्रोधित देखकर कि उसका प्यारा चेहरा लाल हो गया और शरीर कांपने लगा, मानो खून निकल आने वाला हो। शिवम गिल ने सिर हिलाकर आह भरी, शिक्षिका, आपको शांत रहना चाहिए, क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, आप निश्चिंत हो सकती हैं, जब तक आप बिना कारण के मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी, मैं आपकी शिकायत नहीं करूंगा। तारांकन नीच, तारांकन। लावण्या यादव को शिवम गिल से बेहद नफरत थी। आखिर ऐसा दुष्ट छात्र उसकी कक्षा में कैसे आ गया? नहीं, मैं यहाँ शिक्षक हूँ। मैं भला किसी विद्यार्थी के वश में कैसे हो सकती हूँ? मुझे इस जाहिल को काबू में करना होगा, उसे वश में करना होगा। वरना, वह मेरे सामने ही दुनिया उलट पुलट कर देगा, है ना? तारांकन। शिवम गिल, मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वह रिकॉर्डिंग अभी डिलीट करो। शिवम गिल को घूरते हुए लावण्या यादव ने एक रानी की तरह आदेश दिया। उनकी राय में, भले ही ऐसे शब्द शिवम गिल को डरा न सकें, लेकिन कम से कम उनका घमंड तो कम हो ही जाएगा। लेकिन लावण्या यादव को निराशा हुई, क्योंकि शिवम गिल बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा और प्रशंसा भरे स्वर में बोला, अरे वाह, क्या ये वही महान रानी है? आपने तो कमाल का अभिनय किया है। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद काश आप अभिनेत्री बन जाती। वैसे, गुरुजी, क्या आपने फिल्म अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? लावण्या यादव ने शिवम गिल को गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में व्याप्त था क्रोध उसे जलाकर राख कर देने को तैयार था। उसने सोचा था कि ये शब्द बोलने के बाद शिवम गिल का दिल नर्म पड़ जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि शिवम गिल बस मुस्कुराता रहा और बोला, टीचर, आप अभी एक गुस्सैल छोटी चिड़िया की तरह लग रही हैं, कितनी प्यारी हैं आप। निकल जाओ, बस निकल जाओ और रुको मत। लावण्या यादव दहाड़ी। अब जब भी वह शिवम गिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती, तो उसका दिल गुस्से से भर जाता और वह चाहती कि वह उसकी नजरों से तुरंत गायब हो जाए। अरे, और आप एक शिक्षक हैं, आपकी योग्यता तो देखिए। शिवम गिल ने गहरी सांस ली और दफ्तर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। अध्याय 37। देखो, वहां एक अल्ट्रामैन है। शिवम गिल अभी दफ्तर से निकला ही था कि प्रिया मेहरा छत से नीचे आ गई। उसके गाल हल्के से लाल थे और माथे पर पसीने की कुछ साफ बूंदें थीं। बालों की कुछ लंटें उससे चिपकी हुई थीं, जिससे उसमें एक अनोखा आकर्षण आ गया था। वह किसी गहन गतिविधि में संलग्न रही होगी। ऑफिस पर एक नजर डालते हुए प्रिया मेहरा ने टिश्यू का एक पैकेट निकाला और अपने चेहरे से पसीना पोंछा, कुछ गहरी सांसें ली और उसके गालों की लाली तुरंत गायब हो गई। फिर वह तेजी से ऑफिस की ओर चल पड़ी। पिछले एक हफ्ते से वह हर दोपहर घर जाने के लिए छुट्टी ले रही थी, लेकिन उसकी छुट्टियों का कारण किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि लावण्या यादव को भी नहीं, क्योंकि हर बार जब वह छुट्टी मांगती थी, तो वह केवल यही कहती थी कि कोई पारिवारिक मामला है और उसे घर जाना है। अगर वह आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाली और अच्छे ग्रेड वाली न होती, तो लावण्या यादव निश्चित रूप से उसकी छुट्टी मंजूर नहीं करती। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था, वह छुट्टी मांगने के लिए कार्यालय गई। अल्पविराम। दोपहर में प्रिया मेहरा ने विदा ली और घर चली गई, लेकिन शिवम गिल लगातार इस बारे में सोच रहा था कि उसके साथ हुई गलतफहमी को कैसे दूर किया जाए और अपने रिश्ते को कैसे सुधारा जाए। शुरू में शिवम गिल को लगा था कि हिमानी सिंघानिया की मदद से समझाने पर गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 5वें सत्र के दौरान हिमानी सिंघानिया ने उसे बताया कि प्रिया मेहरा उसे गुंडा मान चुकी है और उसकी किसी भी बात पर विश्वास करने से इनकार कर रही है। धिक्कार है, मेरा चेहरा तो साफ तौर पर एक भले आदमी जैसा दिखता है, फिर भी मैं गुंडे जैसा कैसे दिखता हूँ? तारांकन। शिवम गिल बेहद निराश महसूस कर रहा था, उसने मुट्ठी भींच ली और मन ही मन बुदबुदाया, अरे छोटे बदमाश, हद पार मत करो, वरना मुझे छोटी बहन के ठिकाने का पता बताने के लिए शारीरिक धमकियों का सहारा लेना पड़ेगा। दोपहर की कक्षाएं समाप्त होने के बाद अंतिम पीरियड स्व अध्ययन का था। सामान्यतः स्कूल की घंटी बजने का अर्थ होता था कि स्कूल समाप्त हो गया है। हालांकि आज कुछ अलग था, क्योंकि कक्षा समाप्त होने से ठीक पहले मुख्य कक्षा की शिक्षिका लावण्या यादव कक्षा में आईं। क्लास खत्म होने में 2 मिनट बचे हैं, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। लावण्या यादव ने कक्षा में मौजूद छात्रों पर नजर डाली और कहा, सबसे पहले, मैंने सुना है कि हाल ही में कुछ छात्रों ने डेटिंग शुरू कर दी है और वे स्कूल के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए स्कूल के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और प्यार जता रहे हैं। वे दोनों कौन हैं, इस बारे में मैं अभी नाम नहीं लूंगी। मुझे उम्मीद है कि सभी आत्मा अनुशासन का पालन करेंगे। अभी आपका काम पढ़ाई करना है, रोमांस करना नहीं। बोलते हुए उन्होंने शिवम गिल और हिमानी सिंघानिया की ओर देखा। शिवम गिल असहाय महसूस कर रहा था। क्या बलि का बकरा बनना इतना आसान था? और अब तो स्कूल के नियम भी उसके लिए वर्जित थे। इसके अलावा हिमानी सिंघानिया पर अभी भी उसके 5,000 रुपये बकाया थे और उसने अभी तक उसे चुकाए नहीं थे।
तारांकन। हिमानी सिंघानिया की बात करें तो जब उसकी नज़र लावण्या यादव की नज़रों से मिली तो उसने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराए। लावण्या यादव बेबस महसूस कर रही थी। हिमानी सिंघानिया चंचल और शरारती तो थी, लेकिन उसने कभी कोई हद से ज्यादा आपत्तिजनक काम नहीं किया था। शुरू में तो लावण्या यादव को हिमानी सिंघानिया और शिवम गिल के बीच प्रेम संबंधों की अफवाहों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे लोग इसके बारे में बात करने लगे, लावण्या यादव को शक होने लगा। खासकर कल से हिमानी सिंघानिया ने शिवम गिल से सैनिटरी पैड दिव्य कलाकृति लाने को कहा था, जो कि अगर वे सिर्फ दोस्त होते तो वाकई अजीब बात थी। मुझे उम्मीद है कि यह एक बार के लिए याद दिलाने के लिए काफी होगा। मुझे इसे दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। लावण्या यादव ने कक्षा में चारों ओर नजर घुमाए और आगे कहा, दूसरी बात यह है कि कल से अगले एक सप्ताह तक हर दोपहर बास्केटबॉल खेल होंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, हमें कक्षाओं में नहीं जाना पड़ेगा। लावण्या यादव के अपनी बात पूरी करने से पहले ही कक्षा में खुशी की लहर दौड़ गई और कुछ मूर्ख तो भेड़ियों की तरह चिल्लाने भी लगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दबाव के बीच आराम करने का ऐसा अवसर मिलना स्वाभाविक रूप से सभी को उत्साहित कर रहा था। लावण्या यादव ने शांत करने का इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम क्लास न होने से इतने खुश हो? मैं तुम्हें बता दूं, इस स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में एलिमिनेशन राउंड होंगे। हमारे सीनियर ईयर में 24 क्लास होती हैं और कल का मैच एलिमिनेशन राउंड है। अगर तुम बाहर हो जाते हो तो अगले कुछ दिनों तक बास्केटबॉल कोर्ट पर जाना मना होगा और फाइनल के दिन तक तुम्हें नियमित क्लास में आना होगा। उस दिन तुम दर्शक बनकर आ सकते हो। बेशक, अगर तुम जीत जाते हो और आगे बढ़ते रहते हो तो तुम्हें पूरे एक हफ्ते तक दोपहर में क्लास से छुट्टी मिलेगी। यानी अगर तुम बाहर हो जाते हो तो तुम्हें वापस क्लास में आना होगा। ये सुनकर कक्षा के सभी छात्र तुरंत आहें भरने लगे। कक्षा 9 के खिलाड़ियों के कौशल से सभी वाकिफ थे और जीतना बेहद मुश्किल लग रहा था। शिक्षक जी, कल हमारे प्रतिद्वंदी कौन होंगे? अचानक एक छात्र ने पूछा। लावण्या यादव मुस्कुराई, कक्षा 12 की वह दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। कक्षा 12 शब्द सुनते ही सभी विद्यार्थियों के रोंगटे खड़े हो गए। यह मात्र एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी नहीं था, ये तो एक ईश्वर तुल्य प्रतिद्वंद्वी था। 12वीं कक्षा के छात्रों का बास्केटबॉल कौशल पूरे सीनियर वर्ष में कम से कम दूसरे स्थान पर था, क्योंकि उनकी टीम में स्कूल की बास्केटबॉल टीम के 3 खिलाड़ी थे। वहीं 9वीं कक्षा की बात करें तो उनके पास स्कूल टीम का एक खिलाड़ी तो दूर की बात है, आधे खिलाड़ी भी नहीं थे। कक्षा 9 बनाम कक्षा 12 का मुकाबला निस्संदेह पृथ्वी पर अंडे के गिरने जैसा था। सब लोग थोड़ा आत्मविश्वास रखो। 12वीं कक्षा के खिलाड़ी भी इंसान हैं, भगवान नहीं। बिना लड़े हार मान लेने पर दूसरों को हम पर हंसने मत दो। अपने सभी छात्रों को उदास देखकर लावण्या यादव ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कक्षा खत्म होने में आधा मिनट बचा है। शिवम गिल यहीं रुक जाओ, बाकी छात्र घर जा सकते हैं। समय से पहले छुट्टी मिलने पर सभी छात्र खुशी से झूम उठे और बिजली की तरह बाहर की ओर दौड़ पड़े। हिमानी सिंघानिया ने हैरानी से शिवम गिल की ओर देखा और कहा, बेवकूफ, तुमने इस बार क्या किया? मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। शिवम गिल ने अपना सिर हिलाया, मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। हे, तो आपको शुभकामनाएं, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी। बाय। हिमानी सिंघानिया ने खिलखिलाते गालों के साथ हाथ हिलाया और खुशी से झूमते हुए कक्षा से बाहर निकल गई। शिवम गिल अवाक रह गया। जब भी वह किसी मुसीबत में फंसता, ये चिड़चिड़ी लड़की ऐसे खुश हो जाती जैसे उसे 5 मिलियन का जैकपॉट मिल गया हो। क्या उसने पिछले जन्म में उससे कुछ उधार लिया था? जैसे उसे गर्भवती करना, लेकिन उससे शादी करने से इनकार करना। तारांकन। निर्दयी प्राणी, उसने बुदबुदाया। शिवम गिल ने पास आती हुई लावण्या यादव की ओर देखते हुए धीरे से कहा, शिक्षिका, क्या आप मुझसे किसी बात पर मिलना चाहती थीं? अब जब बाकी छात्र चले गए थे तो कक्षा में केवल शिवम गिल और लावण्या यादव ही बचे थे। वह चलकर उनके पास वाली मेज पर बैठ गई और अपना कोमल हाथ बढ़ाते हुए बोली, इसे मुझे दे दो। शिवम गिल चौंक गया, क्या सौंपना है? मुझसे बेवकूफ़ी मत करो। लावण्या यादव ने उसे घूरते हुए कहा, कल तुम्हें स्कूल के नियमों की जो 200 बार नकल करनी थी, मैं उसे जांचने आई हूँ। यह शिवम गिल निराश था। 200 बार तो छोड़िए, उसने 2 बार भी उसकी नकल नहीं की थी। क्या आपने दोपहर में दफ्तर में यह नहीं कहा था कि मेरी सजा रद्द कर दी गई है? क्या मैंने ऐसा कहा था? लावण्या यादव ने अनभिज्ञता जताते हुए उसकी ओर देखा और कहा, अगर आप वह रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें तो मैं इसे रद्द करने पर विचार कर सकती हूँ। हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। शिवम गिल ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अगर मैं इसे डिलीट न करूं तो क्या होगा? तो फिर तुम यहीं बैठकर घर जाने से पहले ये सब खत्म करोगे। लावण्या यादव ने उसे गौर से देखा, उसकी आवाज में और भी दृढ़ता थी। क्या सच में? शिवम गिल ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और अचानक खिड़की से बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला, हे भगवान, गुरुजी, जल्दी देखिए, बाहर एक अल्ट्रामैन है। तारांकन। अल्ट्रामैन। तारांकन। लावण्या यादव एक पल के लिए चौंक गई। उसने सहज रूप से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां अल्ट्रामैन का कोई निशान नहीं था और जब तक वह वापस मुड़ी, शिवम गिल पहले ही कक्षा से बाहर भाग चुका था। अरे बदमाश, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। लावण्या यादव गुस्से से दहाड़ उठी, क्रोध में उछल पड़ी और उग्रता से उसके पीछे भागी।
C38 अध्याय 38 नेहा गिल के साथ मामले छोटी बहन स्पेशल। लावण्या यादव तेजी से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन शिवम गिल ने अपनी कुंफू स्पीड का इस्तेमाल किया और अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी, जिससे वह आसानी से उससे आगे निकल गया। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही शिवम गिल ने तुरंत हिमानी सिंघानिया को पकड़ लिया। बेवकूफ, इतनी जल्दी कैसे समझ गए? टीचर लावण्या को तुमसे क्या चाहिए था? शिवम गिल को देखकर हिमानी सिंघानिया ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा। शिवम गिल ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो? हिमानी सिंघानिया ने झट से सिर हिलाया, उसका चेहरा उम्मीदों से भरा हुआ था जब उसने शिवम गिल की ओर देखा। शिवम गिल खिलखिलाकर हंसा और उसे एक मनमोहक मुस्कान दी। जब हिमानी सिंघानिया को लगा कि वह कुछ बोलने ही वाला है, तभी उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा, कोई टिप्पणी नहीं। अरे बदबूदार बेवकूफ, मेरी धज्जियां उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिमानी सिंघानिया ने मुंह फुलाकर शिवम गिल को गुस्से से घूरा और उसका कान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर मैं तुम्हें चिढ़ाऊं तो क्या हुआ? धिक्कार है तुम पर, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। शिवम गिल ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और एक तरफ हट गया, आसानी से उसकी पकड़ से बच गया। वाह बेवकूफ, अब तो तुम बड़े हो गए हो, हिम्मत कैसे कर रहे हो? हिमानी सिंघानिया ने कमर पर हाथ रखकर आंखें चौड़ी करके एक नखरीली राजकुमारी की तरह उसे घूरते हुए उसका रास्ता रोक दिया। उसकी प्यारी सूरत देखकर शिवम गिल खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने अपनी नाक छुई और कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, अगर तुम मुझे मारोगी तो मैं क्यों नहीं बचूंगा? हिमानी सिंघानिया ने अपने होंठ फुलाते हुए कहा, रास्ता मत रोको, घर जाने का समय हो गया है। क्या तुम्हारी नाक में कुछ गड़बड़ है? लगातार खर्राटे क्यों ले रहे हो? तो क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? शिवम गिल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। हे बेवकूफ, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। हिमानी सिंघानिया का मिजाज पल भर में बदल गया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और शिवम गिल के पीछे दौड़ी, अपनी बाहें फैलाईं और जैसे ही वह उसकी पीठ पर कूदने वाली थी, अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह हवा में उछल गई है और सिर उठाकर देखने पर उसने पाया कि शिवम गिल उससे 4-5 मीटर आगे निकल चुका है। हिमानी सिंघानिया एक पल के लिए रुकी, फिर जोर से हंस पड़ी और उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, बेवकूफ, तुम कितने मजेदार हो। शिवम गिल ने अपना सिर घुमाया, हंसा और कहा, अगर तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। ठीक है, ठीक है। हिमानी सिंघानिया ने उत्साह से हंसते हुए अपनी बाहें खोलीं, किसी भी क्षण शिवम गिल की पीठ पर झपटने के लिए तैयार थी और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए उसका पीछा करने लगी। हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद हिमानी सिंघानिया को एहसास हुआ कि वह शिवम गिल से आगे नहीं निकल सकती। हताश होकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और फुटपाथ के किनारे घास के मैदान को देखकर वह चिल्लाई, आउच! और जमीन पर गिर पड़ी। बेवकूफ, धीरे चलो, मेरा पैर मुड़ गया है। शिवम गिल उसकी इस छोटी सी चाल को तुरंत समझ गया। फिर भी उसने अनजान होने का नाटक किया और हिमानी सिंघानिया को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ गया। शिवम गिल की पीठ पर चढ़ते ही हिमानी सिंघानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपनी चाल का खुलासा करते हुए उसे इतना आसान झांसे में आने के लिए मूर्ख कहने लगी। शिवम गिल ने हार मान ली और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पीठ पर उसके कोमल शरीर के स्पर्श का आनंद लिया। कुछ देर बाद हिमानी सिंघानिया ने अचानक शरारती अंदाज में कहा, बेवकूफ, तुम्हारी पीठ इतनी आरामदायक है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे हर दिन स्कूल ले जाओ। ये सुनकर शिवम गिल चौंक गया। किसी खूबसूरत महिला को साथ लेकर चलना सुखद और प्रतिष्ठापूर्ण तो था, लेकिन हर दिन ऐसा करना कष्टदायक भी हो सकता था। ये शायद ठीक न हो, तुम एक पवित्र और निर्मल युवती हो। अगर मैं तुम्हें हर दिन उठाकर ले जाऊंगा तो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हिमानी सिंघानिया ने हंसते हुए गर्व से कहा, इसमें क्या गलत है? अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वैसे भी यह असली नहीं है। हिमानी सिंघानिया ने अपना सिर खुजाते हुए खिलखिलाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप मुझे अपनी पीठ पर उठा लें। आपकी पीठ तो पालकी से भी ज्यादा आरामदायक है। शिवम गिल प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था, इसलिए उसने न तो सहमति दी और न ही इनकार किया। घर जाते समय दोनों आपस में बातें करते रहे। हिमानी सिंघानिया को गोद में उठाने से शिवम गिल को अपने बचपन की याद आ गई, जहां उसकी छोटी बहन नेहा गिल को भी हमेशा उसकी गोद में बैठना अच्छा लगता था और वह कहती थी कि उसकी पीठ बहुत आरामदायक है और उसे सुरक्षा का एहसास देती है। उसके मन में अतीत की यादें एक एक करके उभरने लगी और शिवम गिल को वह पल साफ साफ याद आ गया जब 8 साल की उम्र में वह अपनी छोटी बहन नेहा गिल को बाग के पिछले हिस्से को छूने के लिए ले गया था, जिसके परिणामस्वरूप बाघ ने उनका पूरे पहाड़ पर पीछा किया। बाद में जब उसकी छोटी बहन दौड़ नहीं पा रही थी तो उसने उसे गोद में उठा लिया। अगर उनके गुरु समय पर न आते तो शायद वे दोनों भाई बहन बाघ का शिकार बन जाते। उस समय उनकी छोटी बहन, जो केवल 6 वर्ष की थी, ने कुछ ऐसा कहा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। भाई, तुम्हारी पीठ पर अगर मुझे बाघ भी खा जाए तो भी मैं नहीं डरूंगी। उसकी छोटी बहन का उसे संबोधित करने का तरीका भी बहुत अनोखा था। भाई शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वह उसके लिए एक बड़े भाई जैसा है, लेकिन वह अंत में एक और भाई जोड़ने पर जोर देती थी, ठीक वैसे ही जैसे आजकल हिमानी सिंघानिया उसे बेवकूफ कहकर पुकारती है और चाहे कुछ भी हो जाए, अपना तरीका बदलने से इनकार करती है। बेवकूफ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो?
हिमानी सिंघानिया की आवाज ने शिवम गिल की तल्लीनता को भंग कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बचपन के कुछ पलों को याद कर रहा था। बचपन? हिमानी सिंघानिया ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, क्या तुम अपनी छोटी बहन नेहा गिल के बारे में सोच रहे हो? शिवम गिल ने सिर हिलाया। हिमानी सिंघानिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके दिल में एक कड़वाहट सी महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी से पूछा, आप पहाड़ों में पली बड़ी हैं, आपके पास बहुत सारी मजेदार कहानियां होंगी, है ना? क्या आप उनमें से कुछ मेरे साथ साझा कर सकती हैं? हिमानी सिंघानिया के जिज्ञासु चेहरे को देखकर शिवम गिल उसे मना नहीं कर सका और मुस्कुराते हुए बोला, हमने खूब मस्ती की। बचपन में हम शेर की मूंछें नोचते थे, बाघ के पिछले हिस्से को छूते थे, बंदरों से लड़ते थे और कछुओं के साथ दौड़ लगाते थे। हिमानी सिंघानिया ने तिरस्कारपूर्वक आंखें घुमाईं और कहा, बेवकूफ, तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो। शिवम गिल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह सचमुच झूठ नहीं बोल रहा था। दोनों घर की ओर चलते हुए बातें करते और हंसते रहे, लेकिन तभी अचानक पीछे से दो सेंट्रो कारें तेजी से आईं और आगे सड़क पर रुक गईं। 10 हटे कट्टे आदमी बाहर निकले और उनका रास्ता रोक दिया। क्या आप शिवम गिल और हिमानी सिंघानिया हैं? नेता, जो अधेड़ उम्र का एक क्रूर व्यक्ति था, ने धमकी भरे लहजे में पूछा। शिवम गिल ने पीछे मुड़कर हिमानी सिंघानिया की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह उन आदमियों को नहीं जानती। शिवम गिल ने समूह पर नजर डाली और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? अधेड़ उम्र के उस क्रूर व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, क्या मयंक वर्मा को तुमने पीटा था? मयंक वर्मा का नाम सुनते ही शिवम गिल तुरंत समझ गया कि ये लोग यहाँ हंगामा करने आए हैं। उसने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, ये तो बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए ही पैदा हुआ है, मार खाने का हकदार है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने शिवम गिल को घूरते हुए कहा, बच्चे, मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मयंक वर्मा ने भी मुझसे यही बात कही थी, लेकिन अंत में उसकी पिटाई हो गई। शिवम गिल हंसते हुए बोला। हिमानी सिंघानिया ने उत्सुकता से पूछा, आपने मयंक वर्मा को कब पीटा था? आज सुबह ही, और रजत को भी। मैंने उसे पेशाब पिलाया। वाह, क्या बात है! हिमानी सिंघानिया अपनी हंसी नहीं रोक सकी और उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शिवम गिल ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन दोनों को अपने समूह की पूरी तरह अनदेखी करते देख अधेड़ उम्र का वह दरिंदा इतना क्रोधित हुआ कि मानो उसके सातों अंगों से आग निकल रही हो। हाथ हिलाते हुए उसने शाप दिया, भाइयों, इन्हें पकड़ो, मार डालो या अपाहिज कर दो। मार डालेंगे या अपन कर देंगे। ये सुनकर शिवम गिल हंस पड़ा। मयंक वर्मा ने भी तो यही बात कही थी, लेकिन देखो उसका नतीजा कितना बुरा निकला। C39 अध्याय 39 बिना मुआवजे के हत्या गैंग क्लीन अप। समूह को उग्र रूप से अपनी ओर आते देख शिवम गिल ने पहाड़ की तरह अडिग शांत भाव से मुस्कुराया। जब वे 2 मीटर से भी कम दूरी पर थे, तभी अचानक शिवम गिल के चेहरे के भाव बदल गए। उसका चेहरा घबराहट से भर गया और उसने कहा, रुको, क्या तुम सचमुच मुझे मारने वाले हो? मुझे अभी कुछ कहना है। हटे कट्टे आदमियों का समूह झिझका, अपनी जगह पर रुक गया और एक दूसरे को देखने के बाद अधेड़ उम्र के नेता की ओर मुड़ा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने शिवम गिल पर ठंडी निगाह डालते हुए कहा, जल्दी बोलो, पास आओ। शिवम गिल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताना है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या रहस्य? बस बता दो। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? शिवम गिल ने झट से सिर हिलाया और कहा, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो एक विशाल खजाने से जुड़ा है। अगर इसके अंदर मौजूद खजाने की कीमत को रुपये में बदला जाए, तो ये कई अरबों में होगी। मैं सिर्फ आपको ही बता सकता हूँ। बेशक, आपको वादा करना होगा कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक विशाल खजाना, कई अरब रुपये। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए शिवम गिल को घूरते हुए कहा, मुझसे कोई चालबाजी मत करो बच्चे, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। आप में से इतने सारे लोग मौजूद हैं, ऐसे में मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर मजबूरी न होती तो मैं इस खजाने को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता। शिवम गिल के चेहरे पर साफ दिख रही घबराहट को देखकर मानो उसका साहस पूरी तरह टूट गया हो, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मन ही मन उपहास किया। क्या यही वह मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था जिसके बारे में मयंक वर्मा ने बात की थी? लड़ाई भी नहीं लड़ी और पहले ही हार मान ली, कितना काया है। ये सोचकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना संशय कम किया और शिवम गिल के सामने आकर ठंडे स्वर में कहा, तो फिर रहस्य क्या है? बोलो। अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो क्या तुम सच में मुझे नहीं मारोगे? शिवम गिल ने डर से भरे चेहरे के साथ कहा, जिसे देखकर उसकी पीठ पर बैठी हिमानी सिंघानिया लगभग हंस पड़ी। ये लड़का वाकई अभिनय करना जानता था, पता नहीं उसने क्या योजना बनाई थी। शिवम गिल की कायरता देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का मन किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दे, लेकिन अरबों रुपयों के खजाने के लालच ने उसके इस आवेग को रोक दिया। मैं, केदार सिंह, अपने वचन का पक्का हूं। जब तक तुम ये रहस्य उजागर नहीं कर देते, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं तुम्हारे साथ खजाना भी बांट लूंगा। धन्यवाद, भाई सिंह। शिवम गिल ने चेहरे पर उत्साह का भाव लिए इशारा करते हुए कहा, थोड़ा और पास आओ, मुझे डर है कि वे सुन लेंगे।
केदार सिंह ने बिना कुछ कहे उत्सुकता से और करीब झुक गया। केदार सिंह को अपने चेहरे के करीब देखकर शिवम गिल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ये लड़का तो मानो पिटने के लिए ही कह रहा था। असल में रहस्य यह है कि तुम एक मूर्ख हो। जैसे ही उसने बात की, शिवम गिल ने केदार सिंह के बाल पकड़कर उसका सिर नीचे की ओर धकेल दिया और फिर अपना घुटना उसके सिर पर मार दिया। टकराना। एक तेज टक्कर की आवाज आई और इससे पहले कि केदार सिंह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे केवल तेज दर्द महसूस हुआ। उसके कई दांत मुंह से बाहर निकल गए, ताज़ा खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर 2 से 3 मीटर पीछे की ओर उड़ गया और धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। 2 बार चीखने के बाद उसने अपनी आंखें घुमाईं और बेहोश हो गया। भाई सिंह, भाई सिंह। ये देखकर बाकी बचे 9 हटे कटे आदमी घबरा गए और केदार सिंह को उठाने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वह अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमा रहा था, एक मरे हुए सुअर की तरह बेहोश हो रहा था, खड़ा होने में असमर्थ था। लानत है, तुमने भाई सिंह को मारने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, उसे मार डालो। अचानक उन हटे कट्टे आदमियों में से एक उछल पड़ा और मुट्ठियां घुमाते हुए शिवम गिल पर जोरदार प्रहार करने लगा। उसकी चीख सुनकर बाकी 8 हटे कट्टे आदमियों ने भी भयंकर रूप धारण कर लिया और शिवम गिल की ओर ऐसे दौड़े मानो उसे जिंदा ही खा जाना चाहते हों। मूर्ख, मुझे नीचे उतारो, मैं भी लड़ना चाहता हूं। हिमानी सिंघानिया शिवम गिल की पीठ पर लेटी हुई थी और उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठियां हिला रही थी। अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारी पिटाई होने की संभावना ज्यादा है। शिवम गिल को हिमानी सिंघानिया के कमजोर मार्शल आर्ट कौशल पर जरा भी भरोसा नहीं था। 9 बड़े आदमियों के सामने वह शायद एक को रोक पाए, लेकिन अगर 9 के 9 एक साथ हमला कर दें तो उसका चेहरा जख्मी होने से बचना ही उसकी किस्मत होगी। हिमानी सिंघानिया की बातों पर ध्यान न देते हुए शिवम गिल ने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया, 1 मीटर से अधिक ऊंची छलांग लगाई, अपने पैरों को 180 डिग्री तक फैलाया और एक जोरदार धमाके के साथ अपने बगल में खड़े 2 आदमियों को लात मारी, जिससे वे 4 से 5 मीटर दूर जा गिरे, दर्द से चीखते हुए जमीन पर लौटने लगे, ताज़ा खून उगलने लगा और उठने में असमर्थ हो गए। शेष 7 लोगों ने शिवम गिल की उग्रता को देखकर सतर्कता और चौकसी बरती। आप सब लोग स्थिर क्यों खड़े हैं? चलो। अपने चारों ओर खड़े 7 आदमियों पर नजर डालते हुए शिवम गिल ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, क्या अब आपको खजाना नहीं चाहिए? इसकी कीमत अरबों रुपयों में है। उन 7 को निराशा का ज्वार सा महसूस हुआ और वे सोचने लगे, खजाना? धिक्कार है तुम्हारी बहन पर। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब भाई सिंह जितने मूर्ख हैं? सब मिलकर हमला करो। चाहे उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह 2 हाथों से 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक किसी ने चिल्लाया और तुरंत ही 7 बड़े आदमियों ने तालमेल बिठाते हुए अपने मुक्कों और लातों को घुमाते हुए शिवम गिल की ओर दौड़ लगाई। शिवम गिल ने ठंडी हंसी हंसते हुए आगे कदम बढ़ाया और लात मारी। टकराना। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति को शिवम गिल ने लात मारी, उसके मुंह से ताज़ा खून निकला और वह 7-8 मीटर पीछे जा गिरा, जिससे उसके पीछे के 2 और लोग भी गिर पड़े। तीनों जमीन पर दर्द से चीखते और खून की उल्टी करते हुए पड़े थे। यह एक बेहद दयनीय दृश्य था। एक ही लात से शिवम गिल ने 3 आदमियों को कुशलतापूर्वक और सफाई से ढेर कर दिया। शिवम गिल की हरकत देखकर बाकी चारों के पसीने छूट गए, वे पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे, बस सतर्क चेहरों के साथ वहीं खड़े रहे। उनमें से एक, जो बेहद डरपोक था, चिल्लाया, भागो, और तेजी से भाग निकला। पहले के जाते ही दूसरा चला गया और पलक झपकते ही चारों भाग गए। लानत है तुम कायरों, बेवफाओं के झुंड, वापस आओ, तुम सब वापस आओ। जमीन पर पड़े बचे हुए लोग खून थूकते हुए गालियां बक रहे थे। वे भी भागना चाहते थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। वापस जाओ और मयंक वर्मा को बताओ, बस इतना कहो कि मैं उसे बहुत याद कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वह कल मुझे ढूंढने आएगा। शिवम गिल दिल खोलकर हंसा, सड़क के बीचों बीच अचेत पड़े केदार सिंह पर एक नजर डाली और सीधे उसके गुप्तांग के ऊपर से पैर रख दिया। आह! केदार सिंह दर्द से चीख उठा और तुरंत जाग गया, लेकिन 2 सेकंड से भी कम समय में वह दर्द से दोबारा बेहोश हो गया। उस समय हर कोई ठंडे पसीने से तरबतर हो रहा था, नीचे ठंड महसूस कर रहा था और चुपके से केदार सिंह के लिए शोक मना रहा था, उस कदम से उसे बहुत चोट लगी होगी। शिवम गिल इन लोगों को जाने देना चाहता था और खुद वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन हिमानी सिंघानिया अभी भी उसकी पीठ पर छटपटा रही थी। बेवकूफ, मुझे लड़ने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? मुझे नीचे उतारो। लड़ाई खत्म हो गई है, अब तुम क्या करना चाहते हो? शिवम गिल ने बेबसी से अपने हाथ छुड़ा लिए। हिमानी सिंघानिया के पैर जमीन पर पड़ते ही वह अपने पीछे खड़े एक हटे कटे आदमी पर झपटी और उसे बुरी तरह पीटते हुए कोसने लगी। अरे गंदे गुंडे, मेरी राह रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कुचल दूंगी, तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। हिमानी सिंघानिया द्वारा उस आदमी को तब तक बुरी तरह पीटते हुए देखकर, जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं निकल आईं, शिवम गिल को पसीना आ गया। ये लड़की वाकई हंगामा मचा सकती है। C40 अध्याय 40, एक ही चाल में दुश्मन को हराएं थप्पड़ मास्टर। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद हिमानी सिंघानिया एक बार फिर शिवम गिल की पीठ पर कूद पड़ी और हंसते हुए बोली, ठीक है बेवकूफ, चलो घर चलते हैं। तो फिर सीधे घर जाओ, मुझे तुम्हें क्यों ले जाना पड़ेगा? शिवम गिल को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या तुम खुद नीचे उतरकर चल नहीं सकती?
शिवम गिल की अनिच्छा देखकर हिमानी सिंघानिया ने जल्दी से उसकी गर्दन को गले लगा लिया और अपनी टांगों को उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। चलना बहुत थका देने वाला है, मुझे बस आपका मुझे गोद में उठाना अच्छा लगता है। उसके कोमल शरीर को अपनी पीठ से कसकर दबा हुआ महसूस करते हुए और मीठी खुशबू की लहरों को अपने ऊपर हावी होते हुए शिवम गिल ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर अभी लोगों को कुचलते हुए तुम्हें थकान क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन पर पैर रखते रखते मैं थक गई हूँ, इसलिए अब मैं चलना नहीं चाहती। हिमानी सिंघानिया ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, हंसो बेवकूफ, मुझे तुम्हारी पीठ पर सवारी करना और भी आरामदायक लग रहा है, मैं किसी भी कीमत पर नीचे नहीं उतरूंगी। सवारी कर रहे हो? ये शब्द सुनकर शिवम गिल को गुस्सा आ गया। जैसे ही वह उसे डांटने वाला था, उसका फोन बज उठा। खानजादी सिंघानिया का फोन था। मेरी बहन को अब तुमसे क्या चाहिए? शिवम गिल के फोन को देखते हुए हिमानी सिंघानिया ने उत्सुकता से पूछा। शिवम गिल ने अपना सिर हिलाया और फिर फोन का जवाब दिया। हेलो खानजादी। शिवम गिल अपना वाक्य पूरा कर पाता, तभी खानजादी सिंघानिया की हड़बड़ी भरी आवाज ने उसे रोक दिया। शिवम गिल, तुम कहाँ हो? मैं और बिल्ली मुसीबत में हैं, एक हत्यारा हमें मारने के लिए हमारे सिंघानिया परिवार विला आया है। शिवम गिल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। हत्यारा? हाँ, बिल्ली उसे हरा नहीं सकती और वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। खानजादी सिंघानिया ने चिंता से कहा, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। उससे कहो कि थोड़ी देर रुक जाए, मैं अभी आता हूँ। शिवम गिल ने फोन काट दिया और हिमानी सिंघानिया को गोद में लेकर तुरंत सिंघानिया परिवार विला की ओर दौड़ पड़ा। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी? हिमानी सिंघानिया ने पीठ के बल लेते हुए चिंता से पूछा। वह शिवम गिल के कान के बिल्कुल पास बैठी थी और खानजादी सिंघानिया की कही हर बात उसने सुनी थी। चिंता मत करो, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, वह ठीक हो जाएगी। शिवम गिल ने दिलासा देते हुए अपनी कुंफू शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी गति को अधिकतम कर लिया। पल भर में वह बिजली की तरह जमीन पर तेजी से दौड़ने लगा और हिमानी सिंघानिया की ओर मुड़कर बोला, मुझे कसकर पकड़ लो, हवा तुम्हें उड़ा न ले जाए। तेज गति के कारण हिमानी सिंघानिया के चेहरे पर हवा के झोंके लग रहे थे, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह बोल भी नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर शिवम गिल की पीठ पर रख लिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बस धीमी आवाज में हम कह पाए। क्योंकि दूरी वैसे भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए शिवम गिल 1 मिनट से भी कम समय में सिंघानिया परिवार विला के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। दूर से लोहे की बाड़ और दीवार के पार से शिवम गिल को दृश्य दिखाई दे रहा था। स्विमिंग पूल के पास बिल्ली, जिसके मुंह के कोने पर खून लगा था और चेहरा पीला पड़ गया था, एक नकाबपोश व्यक्ति से लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगी। वहीं खानजादी सिंघानिया एक लकड़ी की छड़ी पकड़े बेचैनी से एक तरफ खड़ी थी, मदद करना चाहती थी लेकिन पूरी तरह असमर्थ थी। वह दोनों लोगों की हरकतें भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। बेवकूफ, जल्दी करो। हिमानी सिंघानिया का चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तेज हवा के झोंके से उसका गला घुट गया और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। घबराकर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और फिर कभी कोई आवाज नहीं निकाली। जैसे ही वह लोहे की बाड़ तक पहुंचा, शिवम गिल ने अपने पैर के अंगूठे के सिरे से जमीन को हल्के से छुआ। हिमानी सिंघानिया को अपनी पीठ पर लेकर 3 मीटर से अधिक ऊंची छलांग लगाई और फिर अगले ही पल स्विमिंग पूल के बगल में उतर गया। मेरी जमीन पर मनमानी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। शिवम गिल ने हिमानी सिंघानिया को वापस जमीन पर रख दिया और फिर पलक झपकते ही नकाबपोश व्यक्ति और बिल्ली के बीच खुद को खड़ा कर लिया और बिल्ली के लिए हथेली का वार झेल लिया। शिवम गिल को आते देख बिल्ली ने भी राहत की सांस ली। शिवम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उफ! अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने मुंह से खून थूक दिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बिल्ली, बिल्ली! खानजादी सिंघानिया और हिमानी सिंघानिया दोनों चौंक गईं और दौड़कर बिल्ली के पास पहुंची और जल्दी से उसे उठने में मदद की। शिवम गिल के अचानक प्रकट होने से नकाबपोश व्यक्ति चौंक गया और उसके दिल में एक गहरा झटका लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि उसका सामना एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? दूसरों के मामलों में दखल मत दो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हें दफनाने के लिए एक लाश भी न मिले। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा दादा हूँ। शिवम गिल ने अचानक हरकत करते हुए नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर सीधे अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। स्मैक! नकाबपोश व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और शिवम गिल ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह 4-5 मीटर दूर जा गिरा और बुरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर जा गिरा। तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी घटिया है, फिर भी तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें मौत की स्पेलिंग भी पता है? शिवम गिल ने जमीन पर गिरे नकाबपोश व्यक्ति को देखा, फिर दौड़कर उसके पास गया और फुटबॉल की तरह उसकी छाती पर लात मारी। उस आदमी ने पुह की आवाज के साथ खून थूका, जो उसके चेहरे पर ढके काले कपड़े से नीचे बह रहा था। वह एक बार फिर हवा में उछल गया, सचमुच एक पतंग की तरह उड़ता हुआ। धड़ाम! नकाबपोश व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, कई बार लुढ़का और 3 घूंट खून थूकने के बाद किसी तरह अपने हाथों के सहारे खड़ा हो पाया। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसने शिवम गिल की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति
कुंग-फू ची दाओ क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। बाह्य मार्शल आर्ट में शरीर के परिष्करण पर जोर दिया जाता है, जिससे युद्ध क्षमता में सुधार के लिए शारीरिक शक्ति को बढ़ाया जा सके। आंतरिक पारिवारिक कौशल की बात करें तो वे ची शोधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे आंतरिक शक्ति संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। आंतरिक शक्ति को 3 महान क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: ताओ में प्रवेश, कुंग-फू ची दाओ और यू दाओ। इन 3 महान लोकों के भीतर प्रत्येक लोक को आगे 10 स्तरों में विभाजित किया गया है, प्रथम स्तर के स्वर्ग से लेकर 10वें स्तर के स्वर्ग तक। शिवम गिल की आंतरिक शक्ति साधना कुंग-फू ची दाओ 7वें स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी, जबकि नकाबपोश व्यक्ति ने अभी अभी दाओ प्रवेश के दूसरे क्षेत्र में कदम रखा था। शक्ति में यह असमानता एक महान क्षेत्र जितनी थी, एक ऐसी खाई जिसे पार करना असंभव था। अपने सामने नकाबपोश व्यक्ति को देखते हुए शिवम गिल उसके पास गया और उसकी छाती पर पैर रखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना? मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मार्शल आर्ट में भले ही माहिर हो, लेकिन मुझसे एक शब्द भी सुनने की उम्मीद मत करना। बोलते बोलते उसने अपने दांत जोर से भींच लिए और फिर उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। शिवम गिल ने जल्दी से नीचे झुककर अपने चेहरे को ढकने वाले काले कपड़े को फाड़ दिया, तो देखा कि उसकी जीभ कटी हुई थी और उसके मुंह के कोने से गाढ़ा जमा हुआ खून बह रहा था। जाहिर है, उसकी मौत जहर से हुई थी। शिवम गिल, क्या हुआ? खानजादी सिंघानिया ने दूर से पुकारा। शिवम गिल एक कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और बोला, उसने अपने दांतों में आत्मा भंग करने वाला पाउडर नामक जहर छिपा रखा था। ये जहर खून के संपर्क में आते ही तुरंत मौत का कारण बनता है। उसने अपनी जीभ काट ली और जहर से उसकी मौत हो गई। बिल्ली बहन कैसी हैं? शिवम गिल बोलते बोलते उनकी ओर चलने लगा। उसका चेहरा तो काला पड़ गया है, हमें उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। खानजादी सिंघानिया ने बिल्ली को सहारा देते हुए चिंता से कहा। उसका चेहरा काला पड़ गया। शिवम गिल की भौहें सिकुड़ गईं, ये जहर का लक्षण था। मुझे अभी देखने दीजिए। शिवम गिल तेजी से दौड़कर आया, बिल्ली का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज जांची और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। घातक जहर। एक पल भी बर्बाद किए बिना शिवम गिल ने तेजी से बिल्ली की छाती पर कुछ खास बिंदुओं पर 2 उंगलियां दबाईं, जिससे जहर को फैलने और उसके दिल तक पहुंचने से रोकने के लिए उसके एक्यूपॉइंट सील हो गए। शिवम गिल की हरकतें देखकर हिमानी सिंघानिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बेवकूफ, ऐसे समय में तुम उसी की छाती पर हमला कर रहे हो, कितनी बेशर्मी है। हिमानी सिंघानिया की बातें सुनकर शिवम गिल बेहद असहाय महसूस करने लगा। वह किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, भला ये कैसे अशोभनीय हो गया। उसने अपना सिर घुमाकर बगल में बैठी खानजादी सिंघानिया की ओर देखा, तो पाया कि वह भी उसे अजीब निगाहों से घूर रही थी। इस बिंदु पर शिवम गिल को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका चरित्र उतना शानदार नहीं था, अन्यथा दोनों बहनें क्यों सोचती कि वह छाती पर हमला कर रहा था। अनुभव की कमी वाकई डरावनी होती है। शिवम गिल ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? क्या मैं उस तरह का इंसान हूं? क्या तुम वही नहीं हो? हिमानी सिंघानिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। उसे जहर दिया गया है। जहर को फैलने से रोकने के लिए मैं उसके एक्यूपॉइंट्स को सील कर रहा हूं। एक्यूपॉइंट्स को सील करना। दोनों बहनें एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या ये तकनीक केवल मार्शल आर्ट उपन्यासों में ही पाई जाती थी? क्या ये वास्तव में हकीकत में मौजूद हो सकती है? हालांकि स्थिति बेहद गंभीर थी और उनके पास आगे सोचने का समय नहीं था। खानजादी सिंघानिया ने जल्दी से कहा, तुम उसकी मदद करो, मैं गाड़ी लेने जाती हूं। अस्पताल पहुंचने के बाद बात करेंगे। हत्यारे की कुंग-फू आंतरिक शक्ति ही विषैली है। विष उसके शरीर में फैल रहा है, उसे अस्पताल ले जाने से भी उसकी जान नहीं बचेगी। शिवम गिल ने ये कहते हुए बिल्ली को उठाया और सिंघानिया परिवार विला की ओर चल पड़ा। क्या इसका मतलब है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है? खानजादी सिंघानिया ने चिंता से पूछा, अरे, आप उसे अंदर क्यों ला रहे हैं? उम्मीद हो या ना हो, हमें पहले अस्पताल में कोशिश करनी चाहिए। आज की चिकित्सा तकनीक से शायद कोई रास्ता निकल जाए। शिवम गिल नहीं रुका और अंदर की ओर बढ़ता रहा। उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगी। उसकी रास्ते में ही मौत हो जाएगी। खानजादी सिंघानिया की ओर देखते हुए शिवम गिल ने कहा, मैं पहले अपनी कुंग-फू आंतरिक शक्ति का उपयोग करके उसके शरीर से जहर निकाल दूंगा। तुम जाओ और पुलिस को बुलाओ ताकि वे हत्यारे के शव को संभाल सकें। क्या आप कह रहे हैं कि आप उसे बचा सकते हैं? दोनों बहनों ने आश्चर्य और उम्मीद से भरे चेहरों के साथ शिवम गिल की ओर देखा। मैं उसे अभी बचा सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़े रहोगी और समय बर्बाद करोगी, तो कोई देवता भी उसे नहीं बचा पाएगा। बोलते बोलते शिवम गिल ने अपनी बांह पकड़े हुए सिंघानिया बहनों की ओर देखा। ये सुनकर उन्होंने झट से हाथ छोड़ दिया और पूछा, तो क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? मदद चाहिए? अच्छा होगा अगर आप बीच में ना आए। शिवम गिल ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, बस बाद में मुझे परेशान मत करना। ठीक है, ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम कोई आवाज नहीं करेंगे और बस खड़े होकर देखेंगे। दोनों बहनें चिंतित भावों के साथ शिवम गिल के पीछे पीछे अंदर गईं। अंदर प्रवेश करने के बाद शिवम गिल बिल्ली के पीछे उसी स्थान पर बैठ गया, अपनी कुंग-फू आंतरिक शक्ति का संचार करने लगा और जहर को बाहर निकालने के लिए उसे बिल्ली के शरीर में स्थानांतरित करने लगा।
तारांकन अपेक्षित स्पंज नहीं मिला। तारांकन तारांकन C41 अध्याय 41 जहर निकालना स्तन स्पर्श विशेष। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंघानिया बहनें गर्म तवे पर बैठी चींटियों की तरह बेचैन हो गईं। जमीन पर बैठे दोनों लोगों को, विशेष रूप से खानजादी सिंघानिया को, जो बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी और एक जगह स्थिर नहीं बैठ पा रही थी, उन्हें लगातार देखती रहीं। बहन, इधर उधर घूमना बंद करो, तुम उस बेवकूफ लड़के को परेशान कर दोगी, हिमानी सिंघानिया ने खानजादी सिंघानिया को खींचकर अपने बगल में बिठाते हुए कहा। लगभग 5 मिनट बाद बिल्ली के सिर से भाप निकलने लगी और उसका चेहरा, जो बैंगनी काला हो गया था, फिर से थोड़ा गुलाबी होने लगा। कोई बात नहीं, अब उम्मीद है, अब उम्मीद है। खानजादी सिंघानिया ने हिमानी सिंघानिया का हाथ पकड़ते हुए उत्साह से कहा। बहन, धीरे से करो, मुझे चोट लग रही है। हिमानी सिंघानिया ने मुंह फुलाते हुए बेबसी से कहा। हालांकि वह बिल्ली को लेकर चिंतित थी, लेकिन खानजादी सिंघानिया जितनी घबराई हुई नहीं थी। अगर बिल्ली एक महिला न होती, तो हिमानी सिंघानिया शायद ये भी सोचती कि कहीं उसकी बहन को उससे प्यार न हो गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन महिलाओं के प्रति आकर्षित हो? जैसे ही यह विचार हिमानी सिंघानिया के दिमाग में आया, उसने तुरंत इसे झटक दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह इतनी दुष्ट है कि ऐसे विचार को मन में भी नहीं लाना चाहिए। इस समय शिवम गिल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बिल्ली की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। फुफकार, बिल्ली के मुंह से बैंगनी काले रंग का खून निकला और स्याही की तरह जमीन पर फैल गया। बिल्ली को लेटाने में मदद करने के बाद शिवम गिल ने खानजादी सिंघानिया की ओर देखा और कहा, अधिकांश विष निकल चुका है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा उसके हृदय में प्रवेश कर गया है और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? खानजादी सिंघानिया जल्दी से बिल्ली के पास पहुंची और उसका हाथ हिलाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे बचाने के लिए मैं केवल अपनी कुंग-फू आंतरिक शक्ति का उपयोग करके इसे बाहर निकाल सकता हूं। बिना सोचे समझे खानजादी सिंघानिया ने घबरा कर कहा, तो जल्दी करो और इसे करो। कुआं, शिवम गिल ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, कुंग-फू आंतरिक शक्ति से इसे बाहर निकालने के लिए मेरी हथेली को सीधे उसके शरीर को छूना होगा, और चून की जहर उसके दिल के आसपास जमा है, इसलिए मेरे लिए शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल है। खानजादी सिंघानिया को कुछ समझ में आया, आपका मतलब है, ऐसा करने के लिए उसे कपड़े उतारने पड़ेंगे। शिवम गिल ने कुछ शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया, हाँ, मुझे अपना हाथ सीधे उसके दिल पर रखना होगा, इसलिए ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से नंगा करना होगा। ये सुनकर खानजादी सिंघानिया हिचकिचा उठी। भले ही शिवम गिल किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह एक पुरुष था, और बिल्ली का उसके सामने कमर से ऊपर नग्न अवस्था में लेटना बिल्कुल अनुचित था। उसे नंगा कर दो, आखिर वो बड़े स्तनों वाली औरत आमतौर पर इतने उत्तेजक कपड़े पहनती है, उसे शायद किसी पुरुष द्वारा देखे जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी, हिमानी सिंघानिया ने कहा, फिर खानजादी सिंघानिया की ओर देखकर बोली, बहन, तुम सहमत हो ना? खानजादी सिंघानिया कुछ देर चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, उसके कपड़े उतार दो, उसे बचाना ही सबसे जरूरी है। उसके कपड़े उतारो, उसके कपड़े उतारो, फिर मैं नरमी नहीं बरतूंगा। बिल्ली के विशाल स्तनों को देखकर शिवम गिल ने अपनी लार निगल ली, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल को बिल्ली के पंजों से खरोंचा जा रहा हो, वह बुरी तरह खुजली कर रहा था, मानो इसी क्षण उसे निर्वस्त्र करने के लिए बेताब हो रहा हो। तो, क्या आप दोनों कृपया बाहर जा सकती हैं? शिवम गिल ने दोनों बहनों की ओर देखते हुए पूछा, आप दोनों के देखते रहना थोड़ा शर्मनाक है। उसके कपड़े उतार दो और उसके साथ अकेले रहो। खानजादी सिंघानिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें यहाँ निगरानी रखनी होगी। अगर बाद में आप बहक गए तो क्या होगा? क्या मेरा किरदार वाकई इतना बुरा है? शिवम गिल ने उन दोनों को देखा, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। ये कहना मुश्किल है, खानजादी सिंघानिया ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। उस रात शिवम गिल द्वारा बचाए जाने के बाद, हालांकि उसने उसका कौमार्य भंग नहीं किया, फिर भी उसकी छाती में असहनीय दर्द हो रहा था। जब वह घर पहुंची और जांच के लिए अपने कपड़े उतारे, तो उसने कई चुटकी के निशान देखे। उसने अनुमान लगाया कि ये निशान तब के हैं जब वह बेहोश थी और शिवम गिल उससे हाथापाई कर रहा था। इसलिए वह शिवम गिल को बिल्ली के साथ एक कमरे में अकेले रहने देने को लेकर कुछ हद तक चिंतित थी, खासकर बिल्ली के सीने को लेकर। हालांकि खानजादी सिंघानिया ये शब्द कभी खुलकर नहीं कहेगी, लेकिन उसने यहाँ निगरानी रखने और उन दोनों को अकेले न रहने देने का मन बना लिया था। एक तरफ हिमानी सिंघानिया खिलखिलाती मुस्कान के साथ बोली, अगर बहन बाहर नहीं जा रही हैं, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उस बड़ी छाती वाली गाय की छाती कितनी बड़ी है, ये देखने का यह एक बेहतरीन मौका है। दरअसल हिमानी सिंघानिया को हमेशा से शक था कि बिल्ली की ब्रा में स्पंज या कुछ और भरा हुआ है, नहीं तो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये हद से ज्यादा बड़ी थी। अच्छा, तो ठीक है। बहनों की जिद देखकर शिवम गिल समझ गया कि वे जाने वाली नहीं हैं और उसके पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने बिल्ली के सीने की ओर हाथ बढ़ाकर उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शिवम गिल को बिल्ली के कपड़े उतारते हुए देखकर दोनों बहनों की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका ध्यान परीक्षा स्थल पर मौजूद निरीक्षकों से भी अधिक गंभीर था, वे वास्तव में निगरानी की अपनी भूमिका को बखूबी निभा रही थीं।
शिवम गिल उनकी घूरती निगाहों से बहुत परेशान था, लेकिन वह इस बारे में कुछ कह नहीं सका और उसने अपना पूरा ध्यान कपड़े उतारने पर केंद्रित कर लिया। बाहरी वस्त्र उतारने के बाद शिवम गिल को थोड़ी खुजली महसूस हुई। क्या ये ठीक नहीं है? क्या इसे पूरी तरह से उतारना ही पड़ेगा? खानजादी सिंघानिया ने अचानक पूछा। शिवम गिल ने मुश्किल से सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, अंदर के वस्त्र के कारण मैं अपनी कुंफू आंतरिक शक्ति को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। ये कहना भी जरूरी नहीं कि इसे वाकई खींचा नहीं जा सकता था। अगर खींचा भी जा सकता था, तो शिवम गिल इसे कभी स्वीकार नहीं करता। शिवम गिल को बिल्ली की छाती को काफी देर तक बिना कोई हरकत किए घूरते देख खानजादी सिंघानिया ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम किस बात पर ध्यान दे रही हो? इसे उतार दो। ओह, होश में आने पर शिवम गिल ने बिल्ली की ब्रा पकड़ ली। लेकिन अपने सामने पड़े कपड़े के दो टुकड़ों को घूरते हुए वह काफी देर तक उनका अध्ययन करता रहा, लेकिन उसे कुंडी नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खोलना कहाँ से शुरू करना है। क्या आपको इसे ठीक करना भी आता है? शिवम गिल को असमंजस में देखकर खानजादी सिंघानिया ने पूछा। शायद माहौल थोड़ा अजीब होने के कारण उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। बिल्ली की ब्रा खींचते हुए शिवम गिल के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे। हाँ, तुम्हें तो पता भी नहीं, बेवकूफ, तुम तो बहुत मजेदार हो। खानजादी सिंघानिया के विपरीत हिमानी सिंघानिया को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह जोर से हंस पड़ी, जिससे शिवम गिल असमंजस में पड़ गया कि उसे बेशर्म होने के लिए डांटे या उसे भोली मासूमियत कहे। मैं कर देती हूँ। खानजादी सिंघानिया चलकर बिल्ली के पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। शिवम गिल ध्यान से देख रहा था, तभी हिमानी सिंघानिया ने अचानक कहा, बेवकूफ, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है? लाल चेहरा? शिवम गिल चौंक गया और उसने जल्दी से अपना चेहरा छुआ। उसे बुखार नहीं था। हाँ, हिमानी सिंघानिया ने विजयी भाव से हंसते हुए कहा, जब मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रही होती हूँ तो तुम सचमुच बेवकूफ बन जाते हो। अपनी बहन की भावनाओं के साथ खेलो। शिवम गिल मन ही मन बहुत परेशान था। वह चाहता था कि वह दौड़कर हिमानी सिंघानिया को जमीन पर गिरा दे और इस नन्ही बच्ची को दिखा दे कि पुरुषों को इतनी आसानी से चिढ़ाया नहीं जा सकता। खानजादी सिंघानिया ने बिल्ली की ब्रा पूरी तरह से नहीं उतारी, उसने बस उसे ढक दिया, जिससे उसके स्तन के उभार छिप गए। अब हृदय का हिस्सा खुला हुआ है, इतना काफी होना चाहिए, है ना? खानजादी सिंघानिया ने कहा। शिवम गिल ने सिर हिलाया और बेहद झुंझलाहट महसूस करते हुए नीचे बैठ गया। खानजादी सिंघानिया जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रही थी। बिल्ली की छाती को इतनी सावधानी से ढंक रही थी जबकि वह उसकी अपनी नहीं थी। क्या ये जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी नहीं थी? फिर जहर को बाहर निकालना शुरू करें। खानजादी सिंघानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह खड़ी हुई और एक तरफ चली गई। दूसरी ओर हिमानी सिंघानिया ने असंतुष्ट भाव से मुंह बनाते हुए कहा, सचमुच यह एक बड़ी दूध देने वाली गाय है, ये सब असली है। अपेक्षित स्पंज नहीं मिला। तारांकन अध्याय 42। मैं अभी तुमसे निपटा नहीं हूं। तारांकन। 2 मिनट बाद शिवम गिल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हो गया। बिल्ली के शरीर में मौजूद जहर को उसकी कुंफू आंतरिक शक्ति द्वारा अवशोषित और परिष्कृत कर दिया गया था। तो जल्दी उठो, मैं उसे कपड़े पहना देती हूँ, खानजादी सिंघानिया ने कहा। शिवम गिल ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, तुम सिंघानिया बहनों ने घबराए हुए चेहरों से उसकी ओर इशारा किया। वे काफी देर तक तुम दोहराती रही लेकिन अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी। शिवम गिल चौंक गया। मुझे क्या हो गया है? तुम। खानजादी सिंघानिया ने उसकी ओर इशारा किया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। गहरी सांस लेने के बाद वह दहाड़ते हुए बोली, तू दरिंदा है, बेशर्म और अभद्र। शिवम गिल इस मौखिक हमले से स्तब्ध रह गया। क्या यह महिला पागल थी? वह बिना किसी कारण के उसे क्यों कोस रही थी? अरे बेवकूफ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, हम्फ। शिवम गिल के पेट के निचले हिस्से पर एक नजर डालने के बाद हिमानी सिंघानिया ने अपना पैर पटका और गुस्से से कराहते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हिमानी सिंघानिया की डांट सुनकर शिवम गिल को कुछ समझ आया। उसने जल्दी से खुद को नीचे देखा और तुरंत असहाय महसूस करने लगा। असल मुद्दा यह नहीं था कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई थी, बल्कि यह था कि वह उत्तेजित हो गया था और अब उसका छोटा भाई नीचे उसकी पैंट पर जोर से दबाव डाल रहा था, जो पहले से ही जिप के खुले हिस्से से बाहर झांक रहा था। यह एक सहज प्रतिक्रिया है, पूरी तरह से आकस्मिक। शिवम गिल ने झटपट जिप बंद की और पीछे मुड़ गया। उसका दिल शर्मिंदगी, लज्जा और चेहरा छुपाने की जगह न होने की भावना से भरा हुआ था। उसे बेहद अपमानित और नीचा महसूस हो रहा था। कुछ क्षणों के लिए हॉल का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था और हर कोई बेहद असहज महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद खानजादी सिंघानिया ने आखिरकार कई बार गला साफ किया और चुप्पी तोड़ी। जब जहर निकल चुका है, तो वह अभी तक क्यों नहीं जागी? अभी उसका शरीर थोड़ा कमजोर है, वह 1-2 घंटे में जाग जाएगी। आपको उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाना चाहिए और उसे लिटा देना चाहिए, शिवम गिल ने कहा। क्या हमें उसे उठाकर ले जाना चाहिए? दोनों बहनें एक साथ शिवम गिल को घूरते हुए बोलीं, तुम, एक वयस्क व्यक्ति, यहाँ आराम से बैठे हो और चाहते हो कि हम मेहनत का काम करें, क्या तुम्हें ये पूछने में कोई शर्म नहीं आती? शिवम गिल ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, तो क्या मैं उसे उठा लूं?
तुम पहले ही सारे फायदे उठा चुके हो, बेशक तुम्हें ही उसे उठाना चाहिए, हिमानी सिंघानिया ने होंठ फुलाते हुए कहा। शिवम गिल के पास बिल्ली को वापस उसके कमरे में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्ली की स्थिति से निपटने के बाद खानजादी सिंघानिया को सिंघानिया परिवार विला के बाहर पड़े हत्यारे के शव की याद आई और उसने जल्दी से आपातकालीन नंबर डायल किया। 10 मिनट बाद न केवल पुलिस पहुंची बल्कि फोरेंसिक विशेषज्ञ भी साथ आ गए। पोस्टमार्टम के बाद यह पुष्टि हो गई कि मृतक ने आत्महत्या की थी, इसलिए पुलिस शव को ले गई। शिवम गिल और सिंघानिया बहनों की संलिप्तता को देखते हुए पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना अपरिहार्य था। जब सब कुछ खत्म हो गया तब तक रात के 9 बज चुके थे। शिवम गिल और दोनों सुंदरियों ने रात का खाना खाने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर आखिरकार घर लौट आए। बिल्ली के शरीर से जहर निकालने के दौरान खुद को अत्यधिक थका देने के कारण शिवम गिल अपने कमरे में पहुंचा और नहाने में आलस के कारण उसने अपने कपड़े उतार दिए और सोने के लिए तैयार होकर बिस्तर पर लेट गया। काफी थका हुआ होने के कारण शिवम गिल लेटते ही तुरंत गहरी नींद में सो गया। अपने सपने में उसने अपनी छोटी बहन नेहा गिल को गले लगाया और एक विशाल और शक्तिशाली ऊंट पर सवार होकर विशाल राजस्थान रेगिस्तान में सरपट दौड़ रहा था। लेकिन उसी क्षण टकराना, बेडरूम का दरवाजा जोर से खोला गया। छोटी बहन, मत जाओ। शिवम गिल चीखते हुए अपने सपने से चौंक कर जाग गया। वह झट से पलट गया और उछल पड़ा। पूर्वी दानव रखेल। अंदर घुसने वाले व्यक्ति को देखकर शिवम गिल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम बीमार हो औरत, क्या तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता? सुंदर लड़के, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है। चलो, बड़ी बहन को भी देखने दो, उसने कहा। ये सुनकर शिवम गिल को तीव्र क्रोध आया और वह सोचने लगा कि क्या यह महिला वास्तव में इंसान है भी या नहीं। अचेतन रूप से शिवम गिल पीछे हट गया। तुम और करीब मत आओ, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, शिवम गिल को बेहद अपमान महसूस हुआ। शिवम गिल को थोड़ा सतर्क देखकर बिल्ली गर्व से हंसने लगी। दरअसल, बड़ी बहन, मैं बस धन्यवाद कहना चाहती थी। बेशक, अगर आप तैयार हों तो मुझे आपको रिझाने में और भी ज्यादा दिलचस्पी होगी। इसके साथ ही बिल्ली ने लालच भरी निगाहों से उसके शरीर को देखा और अपने होंठ चाटे। शिवम गिल, अगर शिवम गिल का ध्यान अपनी छोटी बहन पर न होता तो वह उसे बिस्तर पर पटक कर उसे सबक सिखाता, ताकि उसे पता चले कि क्या वह इतनी घमंडी होने की हिम्मत करती है। चूंकि तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी रखते हो तो इधर आओ और मेरे लिए फूंक मारो। शिवम गिल का चेहरा भयावह हो गया और उसने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अरे छोटे बदमाश, बहन को और भी काम है, अगली बार मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। बिल्ली ने मोहक अंदाज में अपनी आंखें घुमाईं और खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी कमर मटकाते हुए मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। अल्पविराम। नई दिल्ली में एक अन्य स्थान पर एक भव्य और आलीशान विला में चौहान परिवार के मुखिया चौहान डोंगशान एक सिंहासन कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि केदार सिंह था, जिसे शिवम गिल ने कुछ देर पहले सड़क पर सबक सिखाया था। सामने खड़े केदार सिंह को घूरते हुए चौहान डोंगशान की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और अंततः टकराना, एक जोरदार मुक्का मेज पर पड़ा, जिससे मेज पर रखा चाय का प्याला आधा फुट ऊपर उछल गया और चौहान डोंगशान गुस्से से बड़बड़ाया, निकम्मे लोगों का झुंड। तुम में से 11 लोग काम संभालने गए थे, लेकिन एक हाई स्कूल के छात्र ने कुछ मुक्कों और लातों से तुम में से 8 को ढेर कर दिया और बाकी 3 डरकर भाग गए। मेरे अंगरक्षक बनकर तुम्हारा क्या फायदा? केदार सिंह का पूरा शरीर कांप उठा। चौहान डोंगशान की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत न करते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, बॉस, कृपया शांत हो जाए, मैंने पहले ही जांच कर ली है, ये शिवम गिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चौहान डोंगशान की भौहें तन गईं, उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस सुबह उनके भतीजे मयंक वर्मा ने फोन किया और बताया कि स्कूल में उसकी पिटाई हुई है और बदला लेने के लिए उनसे मदद मांगी। ये सुनकर चौहान डोंगशान क्रोधित हो गए। नई दिल्ली में उनका चौहान परिवार 4 महान परिवारों में से एक था और अब किसी ने उनके भतीजे को अपमानित करने की हिम्मत की, जो पूरी तरह से गैरकानूनी था। इसलिए चौहान डोंगशान ने केदार सिंह को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह लोगों को लेकर शिवम गिल को सबक सिखाए। लेकिन चौहान डोंगशान को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि केदार सिंह न केवल शिवम गिल को अनुशासित करने में विफल रहेगा, बल्कि वह पिटकर और चोटिल होकर वापस आएगा और उसके 3 अंगरक्षक डर के मारे भाग जाएंगे, इतना कि वे अभी तक वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। ये चौहान परिवार के लिए घोर अपमान और बेहद शर्मनाक घटना थी। उसमें ऐसी क्या खास बात है? चौहान डोंगशान ने केदार सिंह को घूरते हुए पूछा। केदार सिंह ने जवाब देने में देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आगे बढ़कर कहा, बॉस, क्या आपको याद है कि कल रात हमारे आदमियों ने खानजादी सिंघानिया का सड़क पर पीछा किया था और उसके साथ मौजूद एक उस्ताद ने उन सभी को पीट दिया था? चौहान डोंगशान ने सिर हिलाते हुए कहा, बेशक मुझे याद है। क्या कोई संबंध है? चौहान डोंगशान की दिलचस्पी बढ़ते देख केदार सिंह ने जल्दी से कहा, मैंने थोड़ी छानबीन की है। खानजादी सिंघानिया के बगल में बैठा वह गुरु कोई और नहीं बल्कि यह अज्ञानी शिवम गिल है। क्या? चौहान डोंगशान का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसने केदार सिंह की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपने पूरी तरह से जांच कर ली है? 100% यकीन है।
चौहान डोंगशान के चेहरे पर धीरे धीरे एक क्रूर भाव उभर आया। उसकी मुठ्ठियां कस गईं, माथे की नसें फूल गईं, और उसने एक भयानक स्वर में कहा, वह स्वर्ग का रास्ता अपना सकता था, लेकिन उसने नहीं अपनाया, नरक का कोई द्वार नहीं। C42 अध्याय 42। मैं अभी तुमसे निपटा नहीं हूं। फिर भी वह जबरदस्ती घुसने पर तुला है। इस बार पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकाए जाएंगे। केदार सिंह, क्या तुम जानते हो कि वह किस गुट से है? माफ कीजिए, मालिक, मैं अयोग्य हूं। मैं पता नहीं लगा पाया हूं। मुझे बस इतना पता है कि वह कुछ दिन पहले नई दिल्ली आया था, उसके मूल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, केदार सिंह ने झुककर जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से है। अगर उसने नई दिल्ली में मेरे किसी भी रिश्तेदार को छूने की हिम्मत की, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे दफनाने की भी जगह न मिले। चौहान डोंगशान ने गंभीर स्वर में घोषणा की और एक चीनी मिट्टी के चाय के प्याले को चटकते हुए तोड़ दिया, जिसके टुकड़े जमीन पर गिर गए। उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया, अब तुम जाओ और अपने जख्मों का इलाज कराओ। हाँ बॉस। केदार सिंह ने दबी आवाज में राहत की सांस ली, सिर झुकाया और कुछ कदम पीछे हटकर हिम्मत जुटाकर मुड़ी और चली गई। शिवम गिल, ऐसा लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। खुद से कुछ बुदबुदाते हुए चौहान डोंगशान का हाथ धीरे धीरे खुल गया और कुचला हुआ चाय का प्याला तुरंत फर्श पर बिखरे हुए टुकड़ों के ढेर में बदल गया। उसने दरवाजे की ओर देखा और चिल्लाया, कोई मेरे लिए अंगरक्षकों के कप्तान लिन हाइलोंग को बुलाओ। हाँ, अल्पविराम। अगले दिन सुबह सुबह, जब शिवम गिल अभी भी सपने में शतरंज खेल रहा था, तभी दरवाजे पर लगातार दस्तक से उसकी नींद खुल गई। कुछ देर बाद बाहर से हिमानी सिंघानिया की आवाज सुनाई दी। बेवकूफ, उठो और स्कूल जाओ। नींद से जागने पर शिवम गिल काफी चिढ़ गया और बोला, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन हमें देर हो जाएगी। मुझे देर होने का डर नहीं है। आप जाए। शिवम गिल के बोलने के बाद वह करवट बदल कर सोने लगा, लेकिन हिमानी सिंघानिया नहीं उठी। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने गुस्से में कहा, बदबूदार बेवकूफ, जल्दी उठो। अगर नहीं उठे तो मुझे स्कूल कौन ले जाएगा? ढोना, ऐसा काम तो सिर्फ मूर्ख ही करेगा। शिवम गिल अवाक रह गया, बस चुप रहा और उसे स्कूल की ओर ले गया। जैसे ही वे युतान मिडिल स्कूल दिल्ली के गेट में दाखिल हुए, शिवम गिल को तुरंत ही लड़कों की शत्रुतापूर्ण निगाहों का सामना करना पड़ा। हर कोई उसे इस तरह घूर रहा था मानो वे अपनी निगाहों से उसे मार डालेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को लेकर चल रहा था। अगर वह रिया चौधरी को लेकर चल रहा होता, तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से अलग होती। शत्रुतापूर्ण निगाहों के बीच चलते हुए शिवम गिल अंततः सीनियर 3 कक्षाओं के भवन में पहुंच गया। ठीक है, मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नीचे उतार दो, हिमानी सिंघानिया ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे अंदर थोड़ी तो अंतरात्मा है। शिवम गिल ने धीरे से दोनों हाथों से उसे छोड़ दिया, उसे नीचे उतारा और फिर वे दोनों साथ में ऊपर की ओर चले गए। हिमानी सिंघानिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर अचानक खुशी से पूछा, वैसे बेवकूफ, तुम्हारी छोटी बहन नेहा गिल को ढूंढने के बाद क्या तुम हमें छोड़ दोगे? मैं। शिवम गिल बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अचानक उसने एक जानी पहचानी आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वह मुट्ठियां लहरा रही थी, उसके चेहरे पर जानलेवा आभा थी। क्या वह रिया चौधरी नहीं थी? तुम विकृत मानसिकता वाले सन की पागल, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। शिवम गिल चौंक गया और हिमानी सिंघानिया के सवाल का जवाब देने का उसे समय नहीं मिला, वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। अगर हिम्मत है तो यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। रिया चौधरी बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चिल्ला रही थी और उसके पीछे भाग रही थी। शिवम गिल बेहद परेशान था, इस स्कूल में बहुत सारे फालतू लोग थे। वह भी लड़कियों के शौचालय में दाखिल ही हुआ था कि रिया चौधरी उसका पीछा ऐसे कर रही थी मानो वह उसकी जानी दुश्मन हो, देखते ही जान की बाजी लगाने को तैयार हो। अगर उसे इस बात की चिंता न होती कि लड़कियों के शौचालय में घुसने की घटना कहीं बाहर न निकल जाए, तो शिवम गिल सचमुच रिया चौधरी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। शिवम गिल को अचानक भागते देख हिमानी सिंघानिया पहले तो अचंभित रह गई, लेकिन फिर जोश से चिल्लाई, जाओ रिया, जाओ। उसे हरा दो और तुम महिला सुपरमैन बनोगी, तुम अल्ट्रामैन बनोगी, तुम सबसे महान नायिका बनोगी। पहले से ही हताश शिवम गिल हिमानी सिंघानिया की बातें सुनकर अचानक खून की उल्टी करने की इच्छा महसूस करने लगा। वह इस दुष्ट लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन अहम मौके पर उसने उसे तब लात मारी जब वह गिरा हुआ था, जिससे रिया चौधरी उसे दौड़ाने के लिए उकसा गई। हालांकि शिवम गिल हताश था, लेकिन उसके पैर निष्क्रिय नहीं थे, उसने अपनी गति बढ़ा दी और भी तेज दौड़ने लगा। अरे बीमार दरिंदे, अगर मर्द हो तो भागना बंद करो। कुछ देर पीछा करने के बाद रिया चौधरी को एहसास हुआ कि वह शिवम गिल को पकड़ नहीं पा रही है। तभी उसे एक विचार आया और वह चिल्लाई, साथी विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, इस दरिंदे को पकड़ने में मेरी मदद करो, इसे भागने मत दो। हालांकि रिया चौधरी थोड़ी हिंसक थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी और युतान मिडिल स्कूल दिल्ली में उसे स्कूल की किक क्वीन माना जाता था। उसकी चीख का जबरदस्त असर हुआ और स्कूल के लड़के जैसे एड्रेनालाइन के इंजेक्शन से उत्तेजित हो गए हों, वैसे ही चारों दिशाओं से आगे बढ़कर शिवम गिल को घेर लिया। अरे बाप रे, ये औरत तो पागल है। लड़कों को चारों दिशाओं से अपनी ओर आते देख शिवम गिल लगातार बड़बड़ा रहा था, उसे लग रहा था जैसे हर तरफ से उसे बंद रास्ते ही दिख रहे हों।
हालांकि वह कुंग-फू जानता था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने इसका प्रदर्शन करना निश्चित रूप से चौंकाने वाला और असाधारण होता, जिससे वह एक राक्षस जैसा दिखता। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, शिवम गिल अपनी असली क्षमताओं का खुलासा नहीं करेगा। आखिरकार, उस युग में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम थे। एक बार जब वह अपना कुंग-फू प्रदर्शित कर देता, तो शायद 10 मिनट से भी कम समय में पत्रकारों का एक बड़ा समूह स्कूल में घुसकर उसका साक्षात्कार लेने के लिए दौड़ पड़ता। उसे घेरते हुए अधिकाधिक लड़कों को देखकर शायद 100 नहीं बल्कि निश्चित रूप से 80, शिवम गिल ने अपने दांत पीसते हुए अचानक जोर से चिल्लाया, रिया, मेरा पीछा करना बंद करो, हम वास्तव में एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। क्या शिवम गिल को घेरने में मदद कर रहे लड़कों को अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई? क्या ये सच हो सकता है कि रिया चौधरी उसे पसंद करती थी और इसलिए उसका पीछा कर रही थी? उसके पीछे रिया चौधरी भी रुक गई, फिर और भी गुस्से में बोली, तुम मरे हुए विकृत व्यक्ति, बकवास कर रहे हो, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा, बेशर्म। रिया, भले ही हम कभी प्यार में थे, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए कृपया मेरा पीछा करना बंद करो। शिवम गिल ने देखा कि उसके पहले के शब्दों का असर हुआ है और उसने तुरंत कहा, मुझे पता है कि तुम अब भी दिल से मुझसे प्यार करती हो, लेकिन हमारे बीच कुछ भी होना नामुमकिन है। बेवकूफ, चुप हो जा। रिया चौधरी उसके पीछे गुस्से से चिल्ला रही थी, उसकी इच्छा थी कि वह उसे पकड़ ले और शिवम गिल का मुंह नोच डाले। रिया, मुझे पता है तुम इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि दुनिया में अच्छे मर्दों की कमी नहीं है। जैसे ये भाई जो मुझे घेरने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं, वे सचमुच तुमसे प्यार करते हैं। मेरे लिए पूरा जंगल मत छोड़ो, यह इसके लायक नहीं है। शिवम गिल बोलते बोलते और भी जोश में आ गया और बिना शर्माए झूठ बोलता रहा। बेवकूफ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रिया, ऐसा काम तो सिर्फ मूर्ख ही करेगा। इतनी गुस्से में थी कि वह असमंजस में पड़ गई और उसका ध्यान केवल उसे चुप रहने के लिए कहने पर केंद्रित रहा। वह शिवम गिल का पीछा करने का असली कारण बताना भूल गई। नतीजतन, जो लड़के पहले शिवम गिल को घेरने के लिए बेताब थे, ये सब सुनकर वे बड़ी संख्या में तितर-बितर हो गए। उन्हें लगा कि रिया चौधरी शिवम गिल का पीछा इसलिए कर रही है क्योंकि वह उनके अतीत को भुला नहीं पाई है और सुलह करना चाहती है। भला वे रिया चौधरी के चाहने वाले बनकर किसी और आदमी का पीछा करने में उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? ऐसा काम तो सिर्फ मूर्ख ही करेगा। C44 अध्याय 44, चलो लड़ो। रिया का बदला। अपने चारों ओर मौजूद लड़कों को धीरे धीरे तितर-बितर होते देख शिवम गिल ने चुपचाप राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह चाल काफी कारगर साबित हुई। शिवम गिल ने अपना सिर घुमाकर रिया चौधरी की ओर देखा, जो अभी भी लगातार उसका पीछा कर रही थी, और अत्यंत असहाय स्वर में चिल्लाया, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे जाने दो, हम एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, हमारे 8 गुण मेल नहीं खाते, साथ रहने से केवल पीड़ा ही मिलेगी और इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। रिया चौधरी चीख पड़ी, उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई इतना बेशर्म भी हो सकता है। रिया, चूंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को भूल जाना चाहिए। भले ही अतीत में हमारे कुछ खूबसूरत पल थे, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, इतनी जिद मत करो। इन भाइयों को देखो जिन्होंने मेरी मदद की, वही सच्चे मायने में तुम्हारे प्यार के लायक हैं। धीरे धीरे, जो लड़के उसे घेरने में मदद कर रहे थे, वे एक एक करके तितर-बितर हो गए, जिससे शिवम गिल के लिए रास्ता साफ हो गया। वे तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि शिवम गिल तेजी से दौड़े और रिया चौधरी के हाथों पकड़ा न जाए। रिया चौधरी गुस्से से इतनी उबल रही थी कि उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और वह लगभग अपने दांत पीस रही थी। उसने कुछ न बोलने का फैसला किया और मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से शिवम गिल के पीछे दौड़ पड़ी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस दरिंदे की जीभ काटकर कुत्तों को खिला देगी। लड़कों की मदद के बिना, जो उसका रास्ता रोक सकते थे, शिवम गिल तेजी से युतान मिडिल स्कूल, दिल्ली के खेल के मैदान के पीछे छोटे से जंगल में भाग गया। पेड़ों के पीछे छिपकर उसने सबकी नजरों से बचते हुए, अपनी कुंग-फू कला का उपयोग करते हुए, पलक झपकते ही वहां से निकल गया। बाहर आओ, तुम विकृत भेड़िए। रिया चौधरी को छोटे से जंगल में शिवम गिल नहीं मिला, तो उसने गुस्से में जमीन पर पैर पटके और अंततः हताशा और निराशा से वहां से निकलकर सीनियर 3 बिल्डिंग की ओर भागी। उसने पहले भी शिवम गिल को हिमानी सिंघानिया के साथ देखा था और अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि शिवम गिल सीनियर 3, 9वीं कक्षा का छात्र है, इसलिए उसने 9वीं कक्षा के कमरे में उसका इंतजार करने की योजना बनाई ताकि उसे पकड़ सके। कुटिल भेड़िए, एक बार जब मैं तुझे पकड़ लूंगी तो तेरे दांत तोड़ दूंगी, ताकि देख सकूं कि तू दोबारा बकवास करने की हिम्मत करता है या नहीं। रिया चौधरी ने दृढ़ निश्चय से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए। उस समय शिवम गिल युतान मिडिल स्कूल, दिल्ली के ग्रीन स्क्वायर के लॉन में अकेले बैठकर सिगरेट पी रहा था। वह मन ही मन बेहद असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि वह इस बार बच निकला था, लेकिन उसने रिया चौधरी को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, और शायद भविष्य में खुद को समझाना भी उसके लिए मुश्किल होगा। शिवम गिल को लगभग यकीन था कि रिया चौधरी अब निश्चित रूप से कक्षा 9 के कक्ष की ओर जा रही होगी और उसके आने का इंतजार कर रही होगी। कक्षा में इंतजार करते रहो, अपनी मौत का इंतजार करो।
सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए शिवम गिल ने अपना फोन निकाला और हिमानी सिंघानिया को फोन करके स्थिति के बारे में पूछने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा कि उस छोटी लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह भी अभी रिया चौधरी के लिए चीयर कर रही थी। एक पल हिचकिचाने के बाद शिवम गिल ने रोहन शर्मा का नंबर डायल किया। गुरुजी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था, आप कक्षा में मत आइए, रिया चौधरी यहाँ आपका इंतजार कर रही है। रोहन शर्मा की आवाज दूसरी तरफ से आई। मुझे पता है, शिवम गिल ने कहा, जब वह लड़की चली जाए तो मुझे फोन करके बता देना। वह पहले ही एक खाली सीट पर बैठ चुकी है, शायद थोड़ी देर तक नहीं उठेगी। रोहन शर्मा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद किसी के सुनने के डर से। वैसे तुम अभी कहाँ हो? तो शिवम गिल हिचकिचाया, तुम मुझे धोखा मत देना। मैं कसम खाता हूँ, बताने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। ग्रीन स्क्वायर के लॉन पर एक आम के पेड़ के नीचे। जैसे ही उसने ये कहा, शिवम गिल को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके कद का आदमी एक औरत द्वारा इतना पीछा किया जा रहा था कि वह घर भी नहीं लौट पा रहा था और हताशा में पेड़ के नीचे छिपकर सिगरेट पी रहा था। कितना अपमानजनक, धिक्कार है, कितना शर्मनाक। फोन रखने के बाद शिवम गिल पेड़ से टेक लगाकर वहीं झपकी लेने की योजना बनाने लगा। हालांकि जैसे ही उसे नींद आने लगी, उसने पीछे से एक आवाज सुनी, गुरुजी, मैं आपका साथ देने आया हूँ। रोहन शर्मा हाथ में बैग लिए हंसते हुए दौड़कर आया और शिवम गिल के बगल में बैठ गया। शिवम गिल कुछ अवाक रह गया, उसने उसकी ओर देखा और कहा, दो वयस्क पुरुषों को एक दूसरे का साथ देने के लिए क्या चाहिए? बेहतर होगा कि हम शराब की कुछ बोतलें ले लें और कुछ ड्रिंक्स पी लें। रोहन शर्मा मुस्कुराया, अपने हाथों में पकड़े बैग को खोला, उसमें से बियर के 2 कैन और पान मसाला की खुशबू की 2 बोतलें निकाली। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं कैंपस से बाहर जाकर कुछ खरीद लाया। वाह! शिवम गिल तुरंत उत्साहित हो गया, पान मसाला की सुगंध की एक बोतल उठाए और बोला, लो पहले इस बोतल को खत्म करते हैं। क्या आप एक ही बार में पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं? रोहन शर्मा चौंक गया, उसने जल्दी से अपना सिर ढोल की तरह हिलाया और कहा, एक बोतल? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शिवम गिल ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम मर्द हो या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। रोहन शर्मा ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, बिल्कुल शुद्ध पुरुषत्व, लौह रक्त वाला सच्चा मर्द। अगर ऐसा है तो तुम अब भी क्या बकवास कर रहे हो? शिवम गिल ने बोतल उठाए, रोहन शर्मा के साथ टकराए और कहा, चलो, अगर तुम मर्द हो तो इसे एक ही घूंट में पी जाओ। इतना कहकर शिवम गिल ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और पीना शुरू कर दिया। ग्लग ग्लग ग्लग, बोतल के अंदर का झाग मथने लगा, स्तर नीचे गिर गया और 5 सेकंड से भी कम समय में शिवम गिल ने पूरी बोतल खत्म कर दी। रोहन शर्मा अचंभित होकर देखता रहा। क्या ये सचमुच शराब पीना था? ये तो बस सॉफ्ट ड्रिंक गटकने जैसा लग रहा था। गुरुजी, आप कमाल के हैं। रोहन शर्मा ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, फिर बोतल पकड़ी और उसे मुंह में उड़ेलना शुरू कर दिया। वह भी उसे एक ही बार में पी जाना चाहता था, लेकिन आधे रास्ते में ही वह और नहीं पी सका और उसे रुकना पड़ा। उसने उदास होकर कहा, गुरुजी, आपने अपनी शराब पीने की क्षमता को कैसे बढ़ाया है? पीते पीते इसकी आदत पड़ जाती है। शिवम गिल हंसते हुए बोला, अगर हम भाई हैं तो मुझे गुरुजी कहना बंद करो। यह अजीब लगता है। चूंकि तुम मुझे भाई मानते हो तो मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा, रोहन शर्मा ने कहा। फिर अचानक एक घटिया मुस्कान के साथ, हे, मैंने अभी क्लास में रिया चौधरी से सुना कि तुम परसों लड़कियों के बाथरूम में घुस गए थे। क्या ये सच है? शिवम गिल चौंक गया। रिया चौधरी, वह दुष्ट औरत, ने तो सच में इसके बारे में सबको बता दिया। शिवम गिल के उदास चेहरे को देखकर रोहन शर्मा ने तुरंत प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, बड़े भाई, आप तो बड़े साहसी हैं, लड़कियों के शौचालय में भी जाने की हिम्मत कर बैठे। अगली बार अगर आप फिर से जाएं तो मुझे याद दिलाना। मैं भी अंदर देखना चाहता हूं। अपनी बहन को देखो। शिवम गिल ने गुस्से में बड़बड़ाया, उसे कक्षा में घुसकर रिया चौधरी को जमकर थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हुई। वह हाल ही में रिया चौधरी से बच रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उनका टकराव हुआ तो वह उस घटना का जिक्र करेगी, फिर भी अप्रत्याशित रूप से उसने ऐसा कर ही दिया। बड़े भाई, इतना उदास मत हो। आखिर लड़कियों के शौचालय के अंदर कैसा होता है? मुझे बताओ, रोहन शर्मा ने एक घिनौने, खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ कहा, जो बेहद विकृत था। अपने दादाजी के बारे में बताओ। शिवम गिल ने रूखेपन से बियर का कैन खोला और कई घूंट गटकते हुए कहा, चलो वापस कक्षा में चलते हैं। लेकिन रिया चौधरी अभी भी कक्षा में तुम्हारा इंतजार कर रही है, रोहन शर्मा ने जल्दी से कहा। शिवम गिल ने आखिरी घूंट खत्म किया, बियर का कैन कूड़ेदान में फेंक दिया और शिक्षण भवन की ओर चलते हुए बोला, मुझे डर है कि वह यहाँ नहीं होगी। मैंने उसे लंबे समय तक बर्दाश्त किया है। इस बार मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कमर फूल जाए। अब जब लड़कियों के शौचालय वाली घटना का मामला सामने आ चुका था, तो रिया चौधरी से उसे कोई खतरा नहीं रह गया था। रोहन शर्मा हैरान रह गया, जो कुछ हुआ था उससे वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। उसने जल्दी से अपनी बोतल फेंक दी और शिवम गिल के पीछे भागा। बड़े भाई, आखिरकार हिम्मत आ ही गई। उसे सबक सिखाओ। C45 अध्याय 45, रोना मत, लान का बदला।
गर्व से फूले हुए शिवम गिल और रोहन शर्मा एक के बाद एक चौथी मंजिल पर चढ़ गए, सीधे युतान मिडिल स्कूल दिल्ली सीनियर ईयर कक्षा 9 के कक्ष की ओर। 1 हालांकि भाग्य अक्सर अप्रत्याशित होता है। ठीक उसी समय जब वे शिक्षकों के कार्यालय के पास से गुजर रहे थे। शिवम गिल, यहीं रुक जाओ। अचानक प्रिया मेहरा की आवाज सुनाई दी, जिससे शिवम गिल डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। वह भागना चाहता था, लेकिन खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आखिर वह क्लास की सलाहकार थी। अगर वह एक पल के लिए भी बच निकलता, तो जीवन भर के लिए तो नहीं बच सकता था। शिवम गिल ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर कहा, मैम। टीचर प्रिया, सुप्रभात। प्रिया मेहरा ने उसे घूर कर देखा, ठंडी सी आवाज में कहा, रहने दो, मेरे साथ दफ्तर चलो। इतना कहकर वह मुड़ी और दफ्तर में चली गई। बड़े भाई, आपने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गई? मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। आपको शुभकामनाएं। रोहन शर्मा हंसा और जल्दी से कक्षा की ओर चल पड़ा, जबकि शिवम गिल असहाय होकर दफ्तर में चला गया। वह रिया चौधरी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही प्रिया मेहरा ने उसे रोक लिया। तुम्हें स्कूल के नियमों का पालन करने को कहा गया था, लेकिन तुमने नहीं किया, और स्कूल के बाद रुकने के लिए कहे जाने पर भी तुम भाग गए। बताओ, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? प्रिया मेहरा अपनी डेस्क के सामने खड़ी थी, हाथ में एक चाबुक लिए खेल रही थी और शिवम गिल को देखकर मुस्कुरा रही थी। शिवम गिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अब गुस्सा आना चाहिए था, है ना? वह अभी भी क्यों मुस्कुरा रही थी? मन ही मन उलझन में होने के बावजूद शिवम गिल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने खिड़की से बाहर देखा और आह भरी, बाहर कितना सुंदर नजारा है, सचमुच बहुत खूबसूरत। टीचर जी, आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे जीवन का भरपूर आनंद ले रही हैं। गुस्सा होने के बजाय प्रिया मेहरा हंसते हुए बोली, शिवम गिल, पिछले 2 दिनों में तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए, अगर मैं प्रधानाचार्य को तुम्हारे कारनामों के बारे में बता दूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे? मुझे धमकी दे रही हो? शिवम गिल मन ही मन मुस्कुराया और बोला, क्या होगा? भले ही आपको निष्कासित न किया जाए, फिर भी आपको कम से कम एक बड़ी कमी तो जरूर मिलेगी। शिवम गिल ने प्रिया मेहरा की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, टीचर, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी शिक्षिका हूँ, मैं अपने ही छात्र को क्यों धमकाऊंगी? प्रिया मेहरा ने चाबुक को मेज पर फेंक दिया, मुस्कुराते हुए शिवम गिल के करीब झुकी और बोली, अगर तुम कल की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हो, तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी, वरना अगर मैं तुम्हारे कारनामों के बारे में प्रधानाचार्य को बता दूंगी, तो मुझे दोष मत देना। शिवम गिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा मतलब है कि जब तक मैं रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा तब तक कोई परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल सही। जब तक आप रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे, मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं, प्रिया मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर दिख रही घमंडी मुस्कान किसी शिक्षिका के व्यवहार से बिल्कुल अलग थी, वह मानो किसी प्रतिशोधी छोटी औरत की तरह लग रही थी। टीचर जी, आपके ऐसा कहने से मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया मेहरा मन ही मन बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था, तो फिर इसे डिलीट ही कर दो। शिवम गिल ने शरारती हंसी हंसते हुए बेहद दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। जब प्रिया मेहरा को लगा कि वह मान जाएगा, तभी उसने तिरस्कार भरे लहजे में सिर झुकाकर कहा, अगर तुमने प्रधानाचार्य को बताने की हिम्मत की, तो मैं छात्रों को डांटते हुए तुम्हारी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन डाल दूंगा ताकि पूरा इंटरनेट तुम्हारी सुरीली आवाज का आनंद ले सके। अगर ऐसा हुआ, तो टीचर जी, मुझे लगता है कि आप इस साल काफी मशहूर हो जाएंगी। आप? प्रिया मेहरा ने शिवम गिल की ओर इशारा किया, उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई, क्रोध से उसकी उंगली कांप रही थी और वह दहाड़ते हुए बोली, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी हिम्मत हुई तो देखते रहो। तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। मेरे दांत हैं, तो मैं बिना दांत का कैसे हो सकता हूँ? शिवम गिल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, तुम बेहद घृणित हो, मैं कुलीन हूँ। तुम। प्रिया मेहरा को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहकर पुकारे, यह आदमी वाकई एक सामान्य इंसान नहीं था। आह, मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? शिवम गिल ने आह भरते हुए कहा, टीचर जी, ये तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है अगर ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट हो जाए, तो आप रातों रात स्टार बन जाएं। आपको फिल्मों में रोल के ऑफर भी मिल सकते हैं। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। मैं तुम्हारे सिर पर थप्पड़ मारूंगी। प्रिया मेहरा इतनी हताश थी कि उसके दांत खुजली करने लगे। उसे सच में नहीं पता था कि पिछले जन्म में उसने कौन सा बुरा कर्म किया था कि उसे ऐसे बेईमान विद्यार्थी से सामना करना पड़ा। शिवम गिल को गुस्से से घूरते हुए प्रिया मेहरा ने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष किया। टीचर जी, आप क्यों नहीं बोल रही हैं? प्रिया मेहरा ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और मन ही मन खुद को याद दिलाया, इस दरिंदे से परेशान मत हो, मैं सह लूंगी। टीचर जी, आप मुझे बार बार क्यों देख रही हैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं फिर से सहन करूंगी। प्रिया मेहरा के दांत लगभग चूर चूर हो रहे थे। शिक्षिका, आप इस भाव में बहुत प्यारी लग रही हैं, क्यों न मैं आपकी एक तस्वीर यादगार के तौर पर ले लूं? शिवम गिल ने कहा, अपना फोन निकाला और क्लिक करते हुए प्रिया मेहरा की तस्वीर खींच ली। फिर क्लिक की आवाज के साथ उसने एक और तस्वीर ली। फिर क्लिक क्लिक की आवाज के साथ उसने 2 और गोलियां लीं।
उस क्लिक 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 के बाद धिक्कार है, लेखक तो बस शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। शिवम गिल को घूरती हुई प्रिया मेहरा अपना आपा खो बैठी और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, निकल जाओ, अभी यहां से निकल जाओ। शिवम गिल इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, धन्यवाद टीचर जी, और फिर दरवाजे की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, शिवम गिल रुक गया क्योंकि उसे पीछे से रोने की आवाज सुनाई दी, मानो कोई रो रहा हो। क्या प्रिया मेहरा रो रही थी? शिवम गिल ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह मेज पर लेटी धीरे धीरे सिसक रही थी। अचानक उसके भीतर अपराध बोध का गहरा भाव उमड़ आया। उसे लगा कि उसे रुलाकर उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एक पल के लिए शिवम गिल को समझ नहीं आया कि क्या करे। लोगों को सांत्वना देना वास्तव में उसकी खासियत नहीं थी। डेस्क के पास जाकर शिवम गिल ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, टीचर जी आप कृपया रोना मत। प्रिया मेहरा डेस्क पर लेटी हुई थी और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर शिवम गिल और भी असहज महसूस करने लगा। अब उसे क्या करना चाहिए था? मैं रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा, ठीक है? प्लीज रोना बंद करो। लोग सोचेंगे कि मैंने आपको तंग किया। शिवम गिल ने प्रिया मेहरा की तरफ देखा, फिर अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग डिलीट करते हुए कहा, देखो मैंने सच में डिलीट कर दिया है। क्या अब तुम रोना बंद कर सकती हो? प्रिया मेहरा वहीं लेटी रही। उसका रोना बंद हो गया था, लेकिन उसने अब भी अपना सिर नहीं उठाया। शिवम गिल बहुत उदास था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, सिवाय महिलाओं के रोने के, खासकर खूबसूरत महिलाओं के। जब तक वे उसके सामने रोती, उसका दृढ़ संकल्प भी पल भर में पिघल जाता था। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं? मैं आपसे माफी मांगता हूं, और मैं फिर कभी आपका विरोध नहीं करूंगा। शिवम गिल के ये शब्द बोलते ही प्रिया मेहरा ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था और वह हंसते हुए उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, तुमने खुद ही कहा था, बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। शिवम गिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। कैसी रोना? उसके चेहरे पर आंसुओं का कोई निशान नहीं था। वह साफ तौर पर नाटक कर रही थी। धिक्कार है, ये तो बहुत बुरा है। शिवम गिल ने गुस्से में जोर से गाली दे दी। प्रिया मेहरा ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, तुम किसे गाली दे रहे हो? मैं। शिवम गिल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उसने अभी अभी उससे वादा किया था कि वह अब उसका विरोध नहीं करेगा, इसलिए वह केवल असहाय होकर अपना सिर हिलाकर बोला, मैं। खैर, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था।